क्या ये एक पॉलिटिकल फेलियर है कि वी आर नॉट एबल टू डेवलप झारखंड, या फिर हम लोग झारखंड की वॉइस को पूरे एक नेशनल लेवल पे वॉइस नहीं कर पा रहे हैं? है ना फेलियर, इसमें कोई मानने में दो राय नहीं है। वी हैव फेल्ड झारखंड एज अ स्टेट। बहुत डिफरेंट होना चाहिए था इससे झारखंड। वेयर वी आर टुडे, आई एटलीस्ट एम नॉट हैप्पी अबाउट। इससे बहुत अच्छा कर सकते थे। झारखंड के पास आज मिनरल्स हो सकते हैं, लेकिन आज से मैक्सिमम 20 साल के अंदर कोयले की वैल्यू जीरो होने वाली है। एंड ये स्टेटेड है, मतलब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। अगर आपके पास कोयला रह भी जाएगा रिजर्व्स में तो उसको कोई लेने वाला नहीं। सो कहीं ना कहीं जो ये वैल्यू एडिशन इंडस्ट्रीज की जो कमी है यहाँ पे, द यूथ ऑफ झारखंड आर मतलब ब्रेन ड्रेन हो रहा है वहाँ पे। यहाँ के जो यूथ है वो दूसरे स्टेट्स में जा रहा है, बट कहीं ना कहीं झारखंड और बिहार को मजदूरों का स्टेट कहते हैं लोग बाहर में। ये मजदूर अगर नहीं जाए महाराष्ट्र ना तो उसकी आधी फैक्ट्रीज बैठ जाएगी। और इस चीज को हम लोगों ने कोविड में देख लिया। आपको ध्यान होगा जब कोविड में इन स्टेट से सारे मजदूर लौट कर आ गए थे तो इन्हीं पंजाब और महाराष्ट्र और गुजरात के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने फ्लाइट से मजदूरों को वापस बुलाया था। मिन्नतें करते रहे कि वापस आ जाइए। सो नेशन वांट्स टू नो कि हु इज द नेक्स्ट पीएम फेस ऑफ इंडिया? ये बड़ा कठिन सवाल है, क्योंकि देखिए, कांग्रेस की तरफ से तो क्लियर है, तो उसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन फॉर अ पार्टी लाइक बीजेपी, जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल मीडिया अपडेट्स के एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट जोहार डायरीज में। मैं हूं आपकी होस्ट साक्षी और स्वागत करती हूं हमारे आज के नए और एक्साइटिंग एपिसोड में। हमारे साथ एक आज ऐसे गेस्ट हैं जो केवल एक पार्टी प्रवक्ता ही नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल थिंकर भी है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ ब्रोकन प्रॉमिसेस ऑफ बिहार जैसे बेहद ही उम्दा और चर्चित बुक के लेखक भी हैं। सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर मृत्युंजय शर्मा। थैंक यू सो मच। प्लेजर टू बी हियर। सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि हमारा जो पॉडकास्ट है उसका नाम ही जोहार डायरीज़ है और हम लोग झारखंड के कोने कोने से कहानियाँ लाते हैं। तो मेरा पहला सवाल ही ये होगा कि व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन झारखंड? व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव अबाउट झारखंड? किसी के भी जन्मभूमि, कर्म भूमि, व्यूज़ बहुत बायस्ड ही होते हैं। तो हर एक व्यक्ति, मुझे लगता है, जहाँ उसका जन्म होता है, जहाँ उसने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी होती है, उससे उतना ही प्यार होता है जितना अपनी माँ से होता है। तो हम अपनी धरती को अपनी माँ भी बोलते हैं। तो बहुत प्यार है मुझे इस धरती से। इनफैक्ट यहीं पे पास में राजरप्पा में मेरा जन्म हुआ, मैं पला बढ़ा। इंसिडेंटली, ऐसे कुछ प्लान नहीं था, इंसिडेंटली पढ़ाई भी सारी यहीं से हुई। रांची से ही मैंने इंजीनियरिंग की BIT मिश्रा से। MBA भी करना था तो फाइनली XLRI में लैंड अप किया जो जमशेदपुर में है। तो समहाउ पूरी ज़िंदगी यही घूमती रही। बीच में कुछ वर्षों के लिए काम के लिए बाहर गया, लेकिन फिर इसको नियति ही बोल सकते हैं कि सब कुछ छोड़कर, और एक इंटरेस्ट हुआ और एक पैशन था अपने ज़मीन के लिए कुछ करने का, अपने लोगों के लिए कुछ करने का, अपनी ज़िंदगी में कुछ करने का। तो वापस घूम फिर कर वापस रांची ही आ गए। तो समहाउ आई लव दिस प्लेस। बहुत प्यार है इस जगह से मुझे, यहाँ के लोगों से, हर चीज़ से। और बस वो दिन देखना चाहता हूँ जब हमारा स्टेट भी शायद उन प्रॉस्पेरस स्टेट्स की तरह, उन स्टेट्स की तरह बात किया जाएगा उसके बारे में, जिस तरह आज शायद हम गुजरात, महाराष्ट्र या तमिलनाडु उन स्टेट्स की बात करते हैं, उनकी तरफ देखते हैं कि यार कितने प्रोग्रेसिव डेवलप्ड स्टेट्स हैं। तो वो दिन देखना चाहूँगा जब हम भी वहाँ पहुँचेंगे। So I must say you don't live in Ranchi, Ranchi lives in you. These many years you have given to Ranchi. सर, इतने साल आपने रांची में गुजार दिए, तो what are the things that are still lacking here? और इतने सालों में क्या चेंजेस आए, क्या डायनामिक्स और क्या डेमोग्राफी में चेंजेस आई यहाँ पे? देखिए, जो चेंजेस आए, एक तो हम लोग एक अलग स्टेट बने 2000 में। उसके बाद से जो चेंजेस आए हैं वो लार्जली मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल, एक शहर जो रांची भी है उसमें भी जो ग्रोथ हुआ है, बहुत सारे लोगों को आप बोलते हुए सुनेंगे कि आज से 20 साल पहले तो पिस्का मोड़ के आगे कुछ नहीं था या इधर के आगे कुछ नहीं था, आज देखिए वहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है। बट ऑल ऑफ दैट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू, उसको सरकार को उसका श्रेय थोड़ा कम देना होगा, हमें प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा देना होगा। लोगों को आके बसना था तो उन्होंने घरें बनाई, बिजनेसेस को फलना फूलना था तो मॉल्स बने, कॉम्प्लेक्सेस बने, सिनेमा हॉल्स बने, सारी चीज़ें बनी।
तो शहरें ऐसी थोड़ा बढ़ी, दूसरे शहर भी थोड़ा बहुत बड़े, धनबाद, जमशेदपुर, शहरें थोड़ा बढ़ी। गाँव की स्थिति में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया, थोड़ा बहुत अंतर आया, मैं मानता हूँ। सड़कें बनी हैं, बिजली की स्थिति बेहतर हुई है, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी इधर थोड़ी बेहतर हुई है, तो बेसिक कम्युनिटीज़, स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर हुआ है, शिक्षा थोड़ी बेहतर हुई है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है बहुत सारा चेंजेस, क्वालिटेटिव चेंजेस की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं मानता हूँ कि सारे बच्चे आज स्कूल जाते हैं। आज प्रत्येक आप देखेंगे पंचायतों में या 2-3 पंचायत क्लस्टर में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा, ज़रूर होगा। लेकिन क्वालिटेटिव उसका कितना असर है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो एक्चुअली कितना पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। कोई अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर जा रहा है तो एक्चुअली उसको डॉक्टर मिल रहा है, नहीं उसको दवा मिल रही नहीं। उन चीज़ों में अभी भी बहुत सुधार की ज़रूरत है मेरे ख्याल से। सर बिल्कुल है। और सर झारखंड की जो पॉलिटिक्स और जो सियासत यहाँ की है वो एक साइलेंट वोल्केनो के जैसे है। यहाँ पे जो पावर का गेम है वो साइलेंस में चलता है, लेकिन ज़मीन पे कहानियाँ लिखी जाती हैं। तो सर व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ झारखंड? बहुत ख़राब रही है इस पे तो कोई डाउट ही नहीं है। इनफैक्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो झारखंड के डेवलपमेंट में रहा आज तक वो यही रहा कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रही। आप देख लीजिए हमारे साथ जो स्टेट्स बने, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, दे हैव बीन एबल टू प्रोग्रेस क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। और एक इनफैक्ट मैंने अभी हाल में कोट भी किया था एक जगह कि जब हम लोग अलग हुए थे तो छत्तीसगढ़ की पर कैपिटा इनकम झारखंड से लोअर थी जब हम कंपेयर करते हैं तो, और आज छत्तीसगढ़ की पर कैपिटा इनकम हमसे 30% हाइयर है। तो ये तो बहुत दुखद है कि एक जगह से शुरू करने वाले दो स्टेट, एक इतना आगे निकल गया और एक इतना पीछे रह गया। बहुत मेजर रीज़न मुझे लगता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पिछले कुछ सालों में अच्छा क्या हुआ है, 2014 के बाद से एक चीज़ अच्छी क्या हुई है, सरकार किसी की भी रही हो लेकिन स्टेबिलिटी है। तो मुझे कम से कम ये लगता है कि पॉलिसी में कंटिन्यूटी रहेगी, जो भी सरकार रहेगी, जो भी उसका एक डायरेक्शन रहेगा, कम से कम उसमें दिक्कत तो नहीं आएगी। आई होप आगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी तो बहुत सारी चीज़ें मेरे ख्याल से अपने आप होने लगेंगी। सो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जैसे कि 24 सालों में 13 बार सीएम बदले जा चुके हैं, 3 बार प्रेसिडेंट रूल लागू हो चुका है यहाँ पे। सर आपको नहीं लगता यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ इन्फ्लुएंशियल लीडर्स की कमी है? और जो झारखंड, जैसे हर एक स्टेट के एक चेहरे होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, बिहार में लालू फैमिली, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंशियल लीडर्स की कमी है जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला सके और कुछ यहाँ के लोगों के लिए कर सकें? नहीं, लीडर्स बहुत हैं लीडर्स आप यहाँ पे भी देखिएगा तो बहुत है, कमी नहीं है लीडर्स की। मुझे लगता है अगेन थोड़ा सा शायद, और अगेन बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को रीइंफोर्स करती है, तो ना एक फैक्टर पे पॉइंट आउट करना बहुत मुश्किल होता है। तो सिर्फ लीडरशिप या एक सीएम को या एक नेता को जिम्मेवार आप नहीं ठहरा सकते इसके लिए। हर तरह से सोचना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो भी लीडर्स खड़े हुए हैं, नेता बने हैं, उनको किसने नेता बनाया? हम ही ने वोट देकर नेता बनाया। तो उस पर अगर उंगली उठा रहे हैं उसके पहले खुद पे भी उंगली उठानी होगी, अगर उंगली उठा रहे हैं तो नेता बहुत सारे हैं। अब उन नेताओं को जब हमने बनाया उसके बाद उनसे क्या मांगा, इसमें भी हमारा इन्वॉल्वमेंट है। सो अगेन वो हमें क्या देते हैं वो इसी पर डिपेंड करता है कि हम मांगते क्या है। सो फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर हम सरकार से मांग रहे हैं, देखिएगा अभी के परिप्रेक्ष्य में भी, तो सबसे ज़्यादा क्या मांग रहे हैं वो डिपेंडेंट है। अगर हम सरकार से नौकरियां मांगते हैं तो नौकरियों के लिए प्रेशर होता है, उस पर दे ना दे वो अलग बात है, कम से कम प्रेशर होता है। सरकार से सड़कें मांगेंगे तो उस पर प्रेशर होगा कि हमें सड़क देनी है। सरकार से हम जैसी भी चीज़ें मांगेंगे सरकार के ऊपर वही प्रेशर होगा कि हमें ये कम से कम डिलीवर करना होगा, ये प्रायोरिटी है। तो एज अ इलेक्टोरेट भी हम लोग किस प्रकार का प्रेशर डाल रहे हैं हमारी गवर्नमेंट में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से नेताओं की कमी प्रॉब्लम नहीं, इनफैक्ट थोड़े ज़्यादा ही नेता हो गए वो मुझे लगता है मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा प्रॉब्लम है। और दूसरा, एक जो यूनि डायरेक्शन होना चाहिए, नेता कोई भी आए राज्य के हित में काम करे, एज अ स्टेट्समैन काम करे। ब्रॉड डायरेक्शन देखिए स्टेट का एक ही होगा, उस पर बहुत ज़्यादा डाउट्स नहीं होंगे। 90% चीज़ों पे सबकी क्लैरिटी होगी। सड़कें बननी है तो बननी है, बिजली जानी है तो जानी है, पानी मिलना है तो मिलना है, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन पे किसी को कोई डाउट नहीं है। तो 90% चीज़ों पे तो ऐसे भी कंसेंसस है। 10% चीज़ों पे हो सकता है आपका डिफरेंसेस हो। तो मेरे ख्याल से वो 90% पे अगर कंसेंसस है तो सरकार कोई भी हो, अगर नेता सही में एक स्टेट्समैन है और राज्य के लिए सोचता है तो उस डायरेक्शन में काम करेगा।
सो इफ़ आई गिव यू अ सिचुएशन वेयर जैसे अगर झारखंड की सियासत की हिस्ट्री देखी जाए तो इतने सालों में सिर्फ एक ही बारी मतलब माननीय मुख्यमंत्री जो रहे हैं रघुवर दास जी, वही सिर्फ 5 साल के लिए एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ 5 साल तक उन्होंने यहाँ पे काम किया है। तो आपको नहीं लगता कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कुछ कुछ सालों में नेता बदल जाते हैं यहाँ पे, इसके लिए एक बेट रख देते हैं, जैसे वो एक नहीं होता रैट ट्रैप में ऐसे एक बेट दे दिया जाता है कि हम लोग इतनी नौकरियां देंगे, हम लोग ऐसे ऐसे, मतलब वो एक उनका एक प्रोपेगेंडा होता है कि जो जनता चाहती है वो हम उसका वादा करें ताकि सत्ता में आ सके। तो आपको नहीं लगता कि वो 5 साल जो काम हुए और अभी जो 2 साल 3 साल जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है उसमें कुछ डिफरेंसेस आपको दिखे? बिल्कुल होता है। तो ये तो कंट्री वाइड फिनोमेना, कंट्री वाइड क्या वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है कि पॉलिटिशियंस कुछ भी वादा कर देते हैं सत्ता में आने के लिए। वो आदत होती है सत्ता में आना है तो, और खास करके जब आप विपक्ष में हैं तब तो आपको ऐसे भी कुछ लूज करने को है नहीं, तो आप कुछ भी वादा कर दीजिए और बाद में देखा जाएगा क्या होगा, एक बार सत्ता में आ जाएंगे तो ये होता है। अब इस पर मैं वापस फिर से आ रहा हूँ। देखिए, वो व्यक्ति तो अपने फायदे और अपनी पार्टी के फायदे के लिए आपको वादा कर रहा है, लेकिन हम उस वादे को किस प्रकार से ले रहे हैं ये फिर हमारी बुद्धिमत्ता पे डिपेंड करता है। तो एज अ इलेक्टोरेट हम कितने जागरूक हैं। तब जब कोई नेता आके हमसे कहता है कि मैं 5 लाख या 10 लाख नौकरियां दूंगा, तो क्या हम उससे वापस सवाल पूछते हैं कि नहीं यार, झारखंड में तो 5 लाख सरकारी नौकरियां हैं ही नहीं, है ना। मुझे लगता है 2% नौकरी होगी, तो 2% आप देखेंगे तो मुश्किल से 5 लाख से कम नौकरी होगी अपने पास, टोटल नौकरी पूरे झारखंड में। तो 5 लाख नई कहाँ से आप दोगे? क्या ये सवाल हम उनसे पूछते हैं? हम नहीं पूछते। हम तो खुश हो जाते हैं, अच्छा बोल रहा है तो दे देगा। या कोई नेता आके बोल देता है कि अभी जैसे मैया सम्मान योजना एक चल रहा है, वो तो थैंकफुली चल भी रहा है, लेकिन अगर यही उन्होंने कह दिया होता कि हम 5,000 देंगे, 10,000 देंगे, तो हमारा भी इसमें कर्तव्य बनता है कि हम सवाल पूछे दोगे कहाँ से, कि झारखंड का बजट इतना है, 1 लाख मान लीजिए 35,000 करोड़ है आपके, अगर आपका टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स 1,10,000 करोड़ है, आपके पास मुश्किल से 22,000 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए, तो पैसे तो आपके पास है ही नहीं, फिर आप दोगे कहाँ से? तो जब हम ये सवाल पूछना शुरू कर देंगे ना, तो फिर वो अनाप शनाप वादे नहीं करेंगे। सो बट डोंट यू फील कि कहीं ना कहीं यहाँ की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो ट्राइबल कम्युनिटी है, और जो बिरहोर कम्युनिटी है वो सबसे ज़्यादा उनका पॉपुलेशन है, एंड आई मस्ट से कि जो ट्राइबल पीपल आर द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ पर्सन यू विल एवर सी, दे आर वेरी प्योर, दे आर वेरी रियल। तो कहीं ना कहीं उनकी इनोसेंस का ये फ़ायदा उठाया जा रहा है यहाँ पे, एंड दे आर बीइंग मिसलेड कि जो मेन स्ट्रीम जो मुद्दे होने चाहिए एक राज्य के लिए, एक डेवलपमेंट के लिए, उससे उनको हटा करके, डिविएट करके उनके हाथों में दे दिया जा रहा है कि तुम मतलब एक तुम्हारे ऊपर ये ऑपरेशंस हुए हैं, ये मतलब उनको कहीं ना कहीं ये जो डेवलपमेंट के मुद्दों से हटा करके, एंड दे आर बीइंग मिसलेड। डोंट यू फील दैट? वो हमेशा होगा और तब तक होगा जब तक लोग अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे। तो इसीलिए आप देखेंगे जो सोसाइटी जितना ज़्यादा शिक्षित होगा उसकी चॉइसेस उतने अच्छे होते जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ परफेक्ट हो जाता है। यूएस में भी आज देखेंगे आप जिस प्रकार की वोटिंग होती है, तो कभी कभी हमें लगता है ऐसे कैसे वोटिंग हो गई, वो होता रहेगा, लेकिन फिर भी ब्रॉडर लेवल पे आप देखेंगे तो उनके चॉइसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो एक ही तरीका है किसी भी लोकतंत्र को सशक्त बनाने का और अच्छे नेताओं और अच्छी पार्टी को सरकार में लाने का, कि लोग जितना ज़्यादा शिक्षित होंगे, जितना ज़्यादा जागरूक होंगे, जितना ज़्यादा पॉलिटिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, उतने अच्छे लीडर सेलेक्ट करेंगे। अभी क्या होता है कि जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है लोगों का वो बहुत लो है। और पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट्स में ये नहीं बोलता हूँ कि वो उनको जानकारी है या नहीं, या वो बीच में अपने अधिकारों की मांग करते हैं नहीं। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट मतलब वो प्रत्येक स्टेप पे सरकार से सवाल कर रहे हैं क्या, और सरकार से मतलब सिर्फ सीएम से सवाल करना नहीं है, अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव से सवाल करते हैं क्या, अपने यहाँ के मुखिया से सवाल करते हैं क्या, अगर उनके यहाँ सरकारी स्कूल में शिक्षक नहीं आता है किसी दिन, तो क्या उस शिक्षक से सवाल करते हैं क्या, अपने चिकित्सक से सवाल करते हैं क्या, अपने मुखिया से बोलते हैं क्या कि ये सड़क जो बनी है इसकी ख़राब क्वालिटी है, कैसे बन गई ख़राब क्वालिटी। तो वो अकाउंटेबल हम होल्ड करना तभी स्टार्ट करेंगे जब हमें समझ में आएगा कि सरकार जो ये पैसे खर्च करती है और ये काम करती है तो हमारे ही है। और वो समझने के लिए पॉलिटिकल प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट, वो शिक्षा, वो जागरूकता, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक वो नहीं होगा, तब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तब तक लीडर्स अच्छे नहीं आएंगे, तब तक डेवलपमेंट एक आउटकम के तौर पर नहीं होगा। सो वी कैन से कि इफ़ यू वांट टू ब्रिंग द चेंज, बी अ पार्ट ऑफ इट, मतलब बी अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स एंड आस्क क्वेश्चंस। लेकिन सर कहीं ना कहीं राइट्स के बारे में सबको पता होता है, बट नो वन नोज अबाउट देयर ड्यूटीज़, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, कि वो एक अच्छा जो सिविक सेंस होता है वो भी कहीं ना कहीं लोगों में लैक करता है, और वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, और इसीलिए शायद सरकारें जो है वो वादा देकर फ़ायदा भी उठा ले रही हैं। सो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन
इन्फ्लुएंशियल लीडर्स जो अभी राइज कर रहे हैं, लाइक जयराम महतो फॉर एग्जांपल, वो एक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लीडर बन चुके हैं यूथ के लिए, और बीजेपी के वोट काटने में भी उनका एक बहुत बड़ा सहयोग रहा है. सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन हिम? किसी भी नेता पे, इनफैक्ट कोई भी नया व्यक्ति राजनीति में आता है तो उसका स्वागत होना चाहिए. वो मैं बोलता हूँ विचारधारा भी सेकेंडरी है. इनफैक्ट वो किसी भी विचारधारा किसी भी साइड से आए, लेकिन आए, सबसे पहला तो वो स्टेप है. वो जब आएगा, इन्वॉल्व होगा, लोग उसको सपोर्ट करेंगे, लोग उसको किसी पॉइंट पर रिजेक्ट करेंगे. कम से कम प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट लोगों की बढ़ रही है, नेताओं की बढ़ रही है. उसको देख के हो सकता है 2-4 और नए लोग आएंगे, हो सकता है उसके विचारधारा वाले आएंगे, हो सकता है उसके विपरीत विचारधारा वाले आएंगे. तो ओवरऑल ऑफ सोसाइटल लेवल और स्टेट लेवल पे जब आप देख रहे हैं तो पॉलिटिकल प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, तो वो खुशी की बात है. व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि अभी उन्होंने चुनाव जीता है, नई पार्टी है, थोड़ा समय देना चाहिए. किसी को भी आप इवैल्यूएट तब करते हैं जब वो पावर में होते हैं या कुछ कर पाने की कैपेसिटी में होते हैं. तो थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा ये देखने के लिए कि जिन चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं, और दूसरा, कई चीज़ों पे हो सकता है बात करना आसान होता है, खास करके जब मैं विपक्ष में हूं तो बहुत सारी चीज़ों पे एकदम राइट चीज़ें बोल सकता हूं क्योंकि आई डोंट हैव एनी अकाउंटेबिलिटी कि मुझे उसे इम्प्लीमेंट करना है. लेकिन जब मैं पावर में आता हूं या जब मैं एक ऐसे पोजीशन में आता हूं जहां पे चीज़ों को मैं करवा सकता हूं, तब मैं क्या कर पा रहा हूं, तो उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और थोड़ा समय देना चाहिए. मेरे ख्याल से समय देना भी चाहिए. किसी भी ऐसे नए युवा नेता को लेट देम वर्क, फ्री हैंड देना चाहिए, काम करने देना चाहिए, सुनने देना चाहिए. थोड़ा जब समय हो जाए तब फिर इनको इवैल्यूएट करना चाहिए, क्रिटिसाइज करना चाहिए. तब तक एकदम आराम से लेट देम एंजॉय द प्रोसेस. सर, अगर बात यहाँ पे सत्ता और विपक्ष की हो ही रही है तो मैं एक सवाल ये पूछूंगी कि बीजेपी यहाँ पे कब एक सत्ताधारी पार्टी बनकर नजर आने वाली है, या फिर व्हेन विल बीजेपी बाउंस बैक इन झारखंड? आप मेरी इच्छा पूछेंगे तो मुझे लगता है एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी आ जाए. अभी चुनाव हुए तो अब अगले चुनाव तो 2029 में ही है, तो लोकतांत्रिक तरीके से हम 2029 में ही वापस आ सकते हैं, जो एक चांस है. मुझे अभी भी लगता है 2029 में वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस, बट अभी दूर है वो थोड़ा एज अ पॉलिटिकल प्रोसेस. तो बहुत ज़्यादा अभी गेस वर्क करना या अभी उस पर बहुत ज़्यादा कंजेक्टर करना बहुत ज़्यादा हिट होगा नहीं. बट मुझे लगता है कि हाँ, बीजेपी हमेशा रहेगी, बट एज अ इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन द स्टेट वो तो हमेशा रहेगी, वो अनडाउटेड है. अभी भी विपक्ष के तौर पर हम लोग बहुत वोकल हैं, सशक्त हैं, और वो बहुत सारे मुद्दों पे वी ऑल्सो शेप द नैरेटिव. विपक्ष का भी देखिए बहुत बड़ा रोल होता है नैरेटिव बनाने में. तो वो रोल कम से कम हम अच्छा प्ले करें, अगले 4 सालों तक ये कोशिश होनी चाहिए, और उसके बाद जब चुनाव आए तो सत्ता में ये कोशिश होनी चाहिए. सर, आपको नहीं लगता है कि अभी जो 2024 में जो चुनाव हुए थे वहाँ पे हेमंत विश्वा शर्मा को यहाँ का जो इलेक्शन हेड बना दिया गया था, तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी की ये कहीं ना कहीं एक छोटी सी भूल रही है? क्योंकि झारखंड जैसे राज्य में जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी ज़्यादा है, तो जो ग्राउंड को जान रहे हैं वैसे लोगों को इलेक्शन हेड बनाना चाहिए था. नहीं, मैं उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूँ. बीजेपी में जो स्ट्रक्चर है, तो क्या होता है जब भी चुनाव होते हैं, सिंस इट इज अ नेशनल पार्टी, तो केंद्र से कोई चुनाव के प्रभारी आते हैं जो एक तरह से मॉनिटर करते हैं चीज़ों को. वो फेस नहीं होते हैं, तो वो मॉनिटर करने के लिए हेड के तौर पर शिवराज जी थे और उनके साथ सहयोगी के तौर पर हिमंता जी थे. तो फेस अभी भी यहीं के लीडर्स थे, बाबूलाल जी और बाकी जो हमारे लोकल लीडर्स थे. इनका काम होता है कि यहाँ पे जो चुनाव का पूरा मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, जो हम लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, जो नैरेटिव है, सब चीज़ को ब्रॉडली मॉनिटर करें, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस काफ़ी हाई होता है. बाकी स्टेट्स में भी चुनाव करा चुके हैं, अपने स्टेट में भी लीड कर चुके हैं, तो उस सेंस में इनका रोल होता है, शिवराज जी का भी और हिमंता जी का भी. मैं मानता हूँ कि हो सकता है प्रेस में थोड़ा किस प्रकार से प्रोजेक्ट किया गया, या जो जेएमएम के लोग थे उन्होंने किस प्रकार से प्रोजेक्ट किया, हो सकता है उससे थोड़ा बहुत फ्रिक्शंस हुए होंगे. बट एज अ स्ट्रक्चर मुझे नहीं लगता. इनफैक्ट पिछले चुनावों में भी हमारे प्रभारी थे उम माथुर जी, तो वो हर बार होता है, ये सतत है. अभी बिहार में चुनाव होंगे तो वहाँ भी प्रभारी जाएंगे. तो एज अ प्रोसेस आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम देयर. सर, नेशन वांट्स टू नो कि हु इज़ द नेक्स्ट पीएम फेस ऑफ इंडिया? ये बड़ा कठिन सवाल है, क्योंकि सी व्हाट हैपेंस इज एंड स्पेशली इन अ पार्टी, देखिए कांग्रेस की तरफ से तो क्लियर है, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं है. लेकिन फॉर अ पार्टी लाइक बीजेपी बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं. अगर मैं बोलूँ 2013 में क्या कोई गेस कर सकता था, या 2012 में कोई गेस कर सकता था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो शायद नहीं. ठीक है. बट व्हाट हैपेंड इज ग्राउंड से बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगी, लोगों की बहुत ज़्यादा इच्छा वो दिखने लगी कि इस व्यक्ति ने गुजरात को इतने अच्छे से लीड किया है, तो
पीएम के तौर पर देखना चाहिए इस व्यक्ति को हमें। पार्टी को भी ये अंदर से लगा कि इस व्यक्ति को हमें प्रोजेक्ट करना चाहिए, तो एक ब्रॉडर कंसेंसस बना, फिर वो फेस बने, फिर वो जीते और सत्ता में आए। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे फैक्टर्स है। अगर सिर्फ पार्टी भी किसी को चाहे, सो फॉर एग्जांपल पार्टी चाहती है कि ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए, वैसे भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ब्रॉडर एक्सेप्टेबिलिटी भी तो होनी चाहिए, राइट? वो जनता की तरफ से ज़्यादा आएगी रादर देन, हो सकता है 2-3 ऑप्शंस आए और उसमें दिख रहा है कि जनता इसे भी पसंद करे, इसे भी, फिर पार्टी के कुछ ऑप्शंस होते हैं, फिर लीडरशिप का कुछ थॉट होता है, लॉन्ग टर्म क्या विजन है। तो वो फैक्टर्स आप क्लोजर टू इलेक्शंस ही देख सकते हैं। एक तो अभी काफ़ी आगे है, मुझे लगता है मोदी जी भी काफ़ी कंटिन्यू करेंगे, ये भी मेरा विश्वास है, एंड ही इज लीडिंग वेरी वेल, सो आई होप ही कंटिन्यूज। और जब वो जंक्चर आएगा तो फिर वो देखना होगा कि इन सारे फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन में वी हैव अ लॉट ऑफ गुड लीडर्स, और लीडर्स की कमी नहीं है, तो फिर देखना पड़ेगा कि उन लीडर्स में से हु इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू लीड अस। बट कहीं ना कहीं बुल लीडर्स में एक बहुत बड़ा स्पेकुलेशन है। माननीय जो अभी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, योगी आदित्यनाथ जी, तो बिल्कुल। उनको जनता में बहुत स्पेकुलेशंस है कि कहीं ना कहीं क्या वो एक नया चेहरा बन सकते हैं। बिल्कुल है ना, मैं बोल तो रहा हूँ बीजेपी में इतने अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, आई कैन नेम अ लॉट ऑफ देम, बट मैं कुछ का नाम लूंगा तो दूसरे छूट जाएंगे बहुत ऑनेस्टली। लेकिन आप भी जानते हैं हमारे चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट्स में आपको बहुत सारे, आपने चीफ मिनिस्टर का नाम लिया तो असम के चीफ मिनिस्टर भी है हमारे साथ, हाँ। हमारे पास महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर भी है, और कितने स्टेट्स में बहुत सारे नए नए चीफ मिनिस्टर्स इनफैक्ट जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो देर आर सो मेनी फेसेस, सेंटर में बहुत सारे ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जो who have had a long history of public service, जो एकदम पीएम रोल में बहुत सूट करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, बट अगेन वो उस जंक्शन पे देखना पड़ेगा सारे फैक्टर्स है, ग्राउंड से क्या आवाज़ आ रही है, पार्टी क्या चाहती है, लॉन्ग टर्म विजन क्या है, किसके पास ज़्यादा टाइम भी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वेरी ट्रू सर। डोंट यू फील कि कहीं ना कहीं झारखंड नेशनल नैरेटिव से एक इग्नोर्ड स्टेट है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी झारखंड को ज़्यादा कवर नहीं करती है, सो व्हाई मीडिया इग्नोर्स झारखंड? बहुत अच्छा सवाल है, और बिल्कुल सही है, वी आर इग्नोर्ड, रेयरली डज एनीबडी नो अबाउट अस। आप बाहर के स्टेट्स में जाके अगर बात करेंगे और झारखंड बोलेंगे तो एक सेकंड सोचने लगते हैं कि ये कहाँ पे, वो मैप में प्लेस करना स्टार्ट करते हैं, तो उनको बताना पड़ता है कि बिहार से डिवाइड होकर अलग हुआ था, या ईस्ट इंडिया में है, या यहाँ पे है, ये सब बताना पड़ता है, या रांची, धोनी, और ये सब प्रॉक्सीज से बताना पड़ता है कि हम ये हैं। रीजंस इसके मल्टीपल है। पहला रीज़न है, एक वी आर अ स्मॉल स्टेट, ठीक है। स्मॉल स्टेट होने के कारण एक तो हमारा जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है कंट्री में वो थोड़ा छोटा है, राइट, कंपेयर टू जो बड़े स्टेट्स हैं। हम 14 सीटें हैं हमारी लोकसभा में। बड़ी स्टेट्स को आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश को देखेंगे, बिहार को देखेंगे, मध्य प्रदेश को देखेंगे, तमिलनाडु को देखेंगे, कंपेयर टू देम वी आर अ वेरी स्मॉल स्टेट। छोटे स्टेट होने के कारण हमारा बजट छोटा होता है। टोटल जो नेशनल आउटपुट है, नेशनल जीडीपी, उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत छोटा है। तो कहीं भी अगर इकोनॉमिक्स में और पॉलिटिक्स में दोनों में आपका इन्फ्लुएंस छोटा है, तो इस कारण से आपको नेशनल मीडिया जो है वो आप पे बहुत ज़्यादा फोकस करती नहीं है, अनलेस कि यहाँ आपके यहाँ कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए, कोई मिसहैप हो जाए, कोई वैसी उस प्रकार की चीज़ें हो। जनरल डे टू डे अफेयर्स पे कोई फोकस नहीं करता। अब इसको चेंज करने का तरीका यही है कि यू स्टार्ट बीइंग नोन फॉर द राइट रीजंस। सो फॉर एग्जांपल मैं केरला का एग्जांपल लूँगा, कंपैरेटिव है हम लोग, कम से कम केरला की सीटें कुछ ज़्यादा है हमारी लोकसभा, केरला के पास मेरे ख्याल से 20 सीटें हैं लोकसभा में, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा तो हमसे है नहीं। इकोनॉमी ऑफकोर्स हमसे बड़ी है, लेकिन नोन फॉर द राइट रीजंस होता है। वहाँ पे आप कभी कभी न्यूज़ में पढ़ेंगे कि केरला में कोई नई पॉलिसी आई है, या इस चीज़ में वो लोग ये करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन कारण से वो न्यूज़ में आने लगता है, टूरिज्म के कारण से वो न्यूज़ में रहता है, ऐसी चीज़ों से। अ स्मॉल स्टेट लाइक गोवा में भी इज इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ इट्स टूरिज्म, वाइब्रेंट कल्चर, जो भी है उसका एक सर्टेन आइडेंटिटी है, एक पहचान है, उसके लिए वो जानी जाती है। उसी प्रकार से हमें एक सर्टेन निश बनाना पड़ेगा अपना, हम किस चीज़ के लिए जाना चाहते हैं, हमारी बात किस चीज़ के लिए ज़्यादा हो। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे आज रांची की बात शायद धोनी के लिए ज़्यादा होती होगी, बट वो तो एक्सीडेंटली हुआ, धोनी की आउट ऑफ रांची तो बात होने लगी, वो बाई डिज़ाइन या बाई प्रोसेस नहीं हुआ। तो हमें बाई डिज़ाइन या बाई प्रोसेस ये करना हुआ कि झारखंड को किस चीज़ के लिए लोग जाने। जब यहाँ से कोई भी न्यूज़ निकले तो बात हो कि यार कितना प्रोग्रेसिव स्टेट है, या इस चीज़ में बहुत अच्छा कर रहा है, या इस चीज़ में बहुत आगे जा रहा है। आज मान लीजिए जैसे हैदराबाद की बात होती है, बैंगलोर की बात होती है, कोई भी नया इनिशिएटिव एकदम आता है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज आ रहे हैं तो फैक्ट्रीज लगा रहे हैं तो हैदराबाद में लगा रहे हैं, जो जीसीसीज आ रहे हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, तो हैदराबाद में आ रहे हैं या बैंगलोर में आ रहे हैं।
उस प्रकार के क्या हम कुछ डेवलप कर सकते हैं जिससे बातचीत शुरू हो, एक्सटर्नल वर्ल्ड से एक इंटरफेस बने हमारा। अभी हम ना एक्सटर्नल वर्ल्ड से इतने कटे हुए हैं, बहुत कटे हुए हैं, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमारा कनेक्शन नहीं एक्सटर्नल वर्ल्ड हमारे में। कॉर्पोरेट्स एकदम कटे हुए हैं, कोई कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स यहाँ पे नहीं है, थोड़े बहुत ब्रांच ऑफिसेज वगैरह होते हैं, कोई भी मेजर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का यहाँ पे ऑफिसेज नहीं है। तो कोई एक निश हमें पकड़ना पड़ेगा, हमें कुछ तो एक बनना पड़ेगा, एजुकेशनल हब बन जाते हैं, कुछ तो बने। सो दैट इज़ वेरी एसेंशियल। जब तक हम वो नहीं बनेंगे तो मीडिया से फिर एक्सपेक्ट करना ये गलत है। अब मीडिया भी उसी चीज़ को चलाएगी ना जो जनता देखना चाहती है, जनता पढ़ना चाहती है। तो जब तक हम ऐसा कुछ क्रिएट नहीं करेंगे तो मीडिया क्यों हमें भाव देगी? वेरी ट्रू सर। लेकिन क्या रीज़न ऐसे प्रोबेबल हो सकते हैं कि जो वैल्यू एडिशन इंडस्ट्रीज़ है वो यहाँ झारखंड में फोकस नहीं करना चाहती है, बट सिंस पूरे कंट्री को दे शुड हैव बीन गिविंग ग्रैटिट्यूड, दे शुड हैव ग्रैटिट्यूड फॉर झारखंड, बिकॉज झारखंड इज़ ऑब्वियसली नोन एज अ मिनरल म्यूजियम ऑफ इंडिया। और हमें तो रिच स्टेट ऑफ पुअर का टैग भी मिल गया है, हमारे पास मिनरल्स हैं, यूरेनियम पूरे इंडिया को सप्लाई करते हैं, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया है, बट स्टिल वाई वी आर लैकिंग? क्यों वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री झारखंड पे फोकस नहीं करना चाह रही हैं? देखिए, आप किसी से ग्रैटिट्यूड मांगना चाहिए, ग्रैटिट्यूड आपको वो दे देंगे, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं देंगे। राइट? सो आप जब तक मांगते रहेंगे किसी चीज़ के लिए कि हमें इज्जत दीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए, हम इतने इंपॉर्टेंट है, 40% मिनरल्स देते हैं, वो सब सुन लेंगे, हाँ हाँ भी बोल देंगे, बट उसके अंत पे क्या? सो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ह्यूमन लाइफ से होता है। कोई व्यक्ति भी जब तक सिर्फ मांगता रहेगा किसी से ना, उसे कुछ नहीं मिलेगा। जब वो सशक्त हो जाता है खुद में, तब वो मांगने भी जाता है तो लोग उसे वैल्यू करते हैं और देते हैं। सेम विद स्टेट्स। आप खुद कितने पावरफुल और केपेबल हैं, आपकी क्या बार्गेनिंग पावर है। तो आप किसी से अगर मांग रहे हैं तो विथ व्हाट बार्गेनिंग पावर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम वो डेवलप नहीं करेंगे, सो फॉर एग्जाम्पल आज महाराष्ट्र कुछ भी बोलता होगा या बॉम्बे, तो सुनना पड़ता है सबको, क्योंकि सबको पता है कि एक दिन वहाँ कुछ हो गया तो पूरी देश की इकोनॉमी बैठ जाएगी। क्या झारखंड वो कर सकता है आज? तो एग्जैक्टली हमें पहले वहाँ पे पहुँचना होगा जहाँ पे, मैं फिर से वही कह रहा हूँ, किसी एक चीज़ में हम इतना ज़्यादा केपेबल हो जाए ना कि वो कहने की ज़रूरत नहीं पड़े, उनको फिर सामने से ही हमें ऑफर करना पड़े। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से बहुत छोटे छोटे टाउन्स हैं। लेट्स से पुणे ने क्या किया, पुणे एक एजुकेशन हब बना, ऑटोमोबाइल हब बना। तो ये कितना अच्छा एक व्हाट अ वंडरफुल सिटी इट इज़ टुडे। बहुत सारे, भुवनेश्वर को देख लीजिए ना, बगल में भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में इतने अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ आ गए, कॉलेजेस आ गए। भुवनेश्वर में नहीं भी तो मुझे लगता है 10-20 से कम इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं होंगे। भुवनेश्वर में IT इंडस्ट्रीज़ आ गई। फिर अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बना वहाँ पे। हॉकी के सारे प्लेयर्स यहाँ पे होते हैं, लेकिन उसका वर्ल्ड कप वहाँ कराना पड़ रहा है हमें। द प्रॉब्लम इज कि वी आर नॉट इवन थिंकिंग ऑफ इट। आज भी आप पूछिएगा ना, और ये एक दिन में नहीं होता है, इसको करने में आपको सालों लग जाएंगे। आज आप शुरू करेंगे तो 10 साल लगेगा आपको कम से कम करने में, या 15 साल लगेगा, अगली पीढ़ी तक होगा वो। लेकिन आज भी हम वो डायरेक्शन आप किसी यहाँ के नेता से पूछिए, एंड सैडली कोई बता ही नहीं पाएगा, कोई बोल ही नहीं पाएगा कि हाँ 15 साल बाद ये हमारा एक स्टेट की ये पहचान होनी चाहिए, ये कैरेक्टर होना चाहिए, इस चीज़ के लिए हम जाने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मिनरल्स की बात करेंगे, इतिहास की बात करेंगे। मिनरल्स तो हैं ही आपके पास, लेकिन उससे आपने किया क्या? आप देते हैं मिनरल्स, मानते हैं, सारे स्टेट मान रहे हैं कि आप देते हैं मिनरल्स, लेकिन उससे फिर आपने क्या किया? आप मिनरल सिर्फ सप्लाई करते हैं, मिनरल से आपने कुछ क्यों नहीं किया? क्यों यहाँ से आप आयरन ओर निकलता है और उससे यहाँ स्टील बनता है, तो फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यहाँ पे लाने के लिए क्यों नहीं आप जिद करते हैं? वो स्टील बना के आप बाहर क्यों भेज देते हैं दूसरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को, चेन्नई में और मनेसर में और दूसरे जगहों पे? सो अगेन आई वुड से कि सर क्या ये एक पॉलिटिकल फेलियर है कि वी आर नॉट एबल टू डेवलप झारखंड, या फिर हम लोग झारखंड की वॉइस को पूरे एक नेशनल लेवल पे वॉइस नहीं कर पा रहे हैं? है ना फेलियर, इसमें कोई मानने में दो राय नहीं है। वी हैव फेल्ड झारखंड एज अ स्टेट। बहुत डिफरेंट होना चाहिए था इससे झारखंड। वेयर वी आर टुडे, आई एटलीस्ट एम नॉट हैप्पी अबाउट इससे बहुत अच्छा कर सकते थे, एंड बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं फिर से वही कह रहा हूँ, देखिए ना, बगल में छत्तीसगढ़ है, उसके पास ऐसा कुछ ज़्यादा थोड़ी था हमारे से, और कितना कल्चरली भी हम लोग सिमिलर हैं। आप देख लीजिए, अगर डेमोग्राफी वाइज देखेंगे, एक बहुत सिमिलर साइज, पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन का उसमें जितना भाग है, मिनरल्स वेरी सिमिलर, और स्टार्ट भी किया हमने एक जगह से। उसकी पर कैपिटा इनकम हमारे से कम थी। रांची रायपुर देखिएगा, सिमिलर साइज की सिटीज है, सब कुछ सेम है। आज देखिए हमसे 30% आ गया पर कैपिटा इनकम।
सो बट कहीं ना कहीं जो रॉ मिनरल्स जो है हमारे पास अबंडेंस है, तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे पास हमारे स्टेट को पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी है, मतलब ज़्यादा धन होने का श्राप हमें है? होता है ना, ये रिसोर्स कर्स बोलते हैं, जहाँ के भी ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं वहीं सबसे ज़्यादा गरीबी होती है ये प्रॉब्लम। बहुत सारे फैक्टर्स है, हिस्टोरिकल फैक्टर्स है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले हमने एक फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी बनाई 1952 में, और हमने कहा कि देश में कहीं भी मिनरल सेम प्राइस पे अवेलेबल हो ताकि हर जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन हो पाए। और जो फ्रेट कॉस्ट होता है, जो मिनरल को ले जाने का कॉस्ट होता है, सरकार ने कहा इसे हम सब्सिडाइज कर देंगे आपके लिए। तो इंडस्ट्रीज़ वालों ने कहा कि अब अगर ऐसी ही बात है तो फिर हम इंडस्ट्री ये झारखंड में और छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में क्यों लगाने चाहें। इंडस्ट्रीज़ वहाँ लगाएंगे जहाँ पे पोर्ट्स है, जहाँ से एक्सपोर्ट कर पाएँ, जहाँ पे ऑलरेडी बाकी रिसोर्सेज भी हमारे पास हैं। तो महाराष्ट्र, गुजरात ऑब्वियस डेस्टिनेशंस बन गए, तमिलनाडु फिर बाद में बना डेस्टिनेशन। तो वो बहुत बड़ा एक रीज़न रहा, और ये पॉलिसी 40 वर्षों तक चलती रही, 1993 तक। और उससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान ये हुआ कि तब तक जो इंडस्ट्रियल हब्स थे हमारी कंट्री के, ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके थे। वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश था कि जैसे ऑटोमोबाइल पुणे में है, चेन्नई में है, ये आजकल ये सेरामिक्स वगैरह के आप देखेंगे सारे वो गुजरात में हैं। तो हर जगह को एक तरह से हब्स इस्टेब्लिश हो गए थे, और उसके बाद नए हब बनाने बहुत मुश्किल थे, बहुत मुश्किल थे। इम्पॉसिबल तो नहीं बोलूँगा। तो एक वहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा पिछड़ गए। फिर यहाँ पे जब हम अलग भी हुए, अलग होने के बाद जो एक इंडस्ट्रियल फोकस और पॉलिसी होनी चाहिए थी, और कम से कम वो कोशिश करनी चाहिए थी कि प्राइमरी प्रोसेसिंग के आगे जाके हम लोग थोड़ा सा वैल्यू एडेड इंडस्ट्रीज बना पाएँ, खोल पाएँ, वो नहीं हुआ। मेरे ख्याल से नैरेटिव बस यही बन गया कि जो मिनरल्स हैं उसी में से हम लोग आपस में जितना लूट कर सकें, बांट सकें, खा सकें, वही होते रह गया। झारखंड के पास आज मिनरल्स हो सकते हैं, लेकिन आज से मैक्सिमम 20 साल के अंदर कोयले की वैल्यू ज़ीरो होने वाली है, एंड ये स्टेटेड है, मतलब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर आपके पास कोयला रह भी जाएगा रिजर्व्स में तो उसको कोई लेने वाला नहीं है। आप फ्री में भी देंगे तो कोई कोयला नहीं लेने वाला है आज के 20 साल बाद। तो उसकी बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है कि जो भी कोयला आपके पास है उसको निकाल के ख़त्म कर दीजिए। उसकी लाइफ अब मुश्किल से 10-15 साल है, बिकॉज द एंटायर वर्ल्ड इज़ मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, और कोयला इनफैक्ट सबसे ज़्यादा पॉल्यूटिंग मिनरल्स में से एक है। तो इसलिए अभी तक तो हम जो सस्टेन कर भी रहे हैं कोयले पे और अदर मिनरल्स पे, आप सोच के देखिए, अगर हम लोगों ने पिवट नहीं किया, अगर हम लोगों ने अपना रास्ता नहीं बदला, तो 20 साल के बाद हालत बहुत बुरी होने वाली है। क्योंकि फिर जो ये हम मिनरल्स भी बोलते हैं ना, ये भी नहीं रहेगा अपने पास। सो अनलेस वी आर एबल टू डेवलप, जैसे मैं शुरू में बोल रहा था, कोई और कैपेबिलिटी, और वो कुछ भी हो सकती है। आप इंडिया के एजुकेशन हब बन जाए, आप इंडिया के हेल्थ केयर हब बन जाए, आप इंडिया के सेमीकंडक्टर हब बन जाए, कुछ एक बन जाए। अगर आप वो नहीं बनते हैं अगले 10 सालों में, तो फिर बहुत मुश्किल होने वाली है। वेरी ट्रू। और जैसा सर आपने बोला कि फोर साइटेडनेस वो होनी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। सो कहीं ना कहीं जो ये वैल्यू एडिशन इंडस्ट्रीज़ की जो कमी है यहाँ पे, द यूथ ऑफ झारखंड आर मतलब ब्रेन ड्रेन हो रहा है वहाँ पे। यहाँ के जो यूथ है वो दूसरे स्टेट्स में जा रहा है, बट कहीं ना कहीं झारखंड और बिहार को मजदूरों का स्टेट कहते हैं लोग बाहर में। एंड इट इज़ वेरी सैड टू नो कि हमारी ये सिचुएशन ऐसी है। और अभी कुछ टाइम पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो पार्टी के जो अध्यक्ष हैं राज ठाकरे जी, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया कि क्यों आते हैं बिहार से लोग यहाँ पे, हमें बिहारियों की कोई ज़रूरी नहीं है, झारखंड से जो मजदूर आ रहे हैं वो दे डोंट बिलोंग टू महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ओपन नहीं है। तो इट इज़ वेरी सैड टू नो। तो सर व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? कहीं ना कहीं जेएसएससी सीजीएल के पेपर्स कैंसिल हो जा रहे हैं, अभी जेपीएससी के जो पेपर लीक हुए थे, अंडर ग्रेजुएशन एग्जाम्स पोस्टपोन होते रहते हैं, जो 3 साल की डिग्री है वो 4 साल की हो जाती है। तो व्हाट यूथ कैन डू हियर? यूथ चिल्ला रहे डेवलपमेंट के लिए। पहला तो मैं वो राज ठाकरे के उस बयान से सहमत नहीं हूँ, बहुत प्रिंसिपली भी और प्रैक्टिकली भी। प्रिंसिपली बिकॉज एक देश है, तो आपका स्टेट कोई स्टेट नहीं है, सबका स्टेट है, आप वहाँ रह सकते हैं, बट एनीबडी इज़ फ्री टू मूव एनीवेयर इन द कंट्री। और दूसरा, ये मजदूर अगर नहीं जाए महाराष्ट्र ना, तो उसकी आधी फैक्ट्रीज बैठ जाएंगी, और इस चीज़ को हम लोगों ने कोविड में देख लिया है। आपको ध्यान होगा जब कोविड में इन स्टेट से सारे मजदूर लौट कर आ गए थे, तो इन्हीं पंजाब और महाराष्ट्र और गुजरात के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने फ़्लाइट से मजदूरों को वापस बुलाया था, मिन्नतें करते रहे कि वापस आ जाइए। अभी मैं रीसेंट रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको, जब वो पहलगाम के बाद थोड़े टेंशन्स हुए बॉर्डर पे,
और लुधियाना वगैरह वाले जोन से बहुत सारे मजदूर वापस आ गए हैं। अभी वहाँ के जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो हर दिन मिन्नतें कर रहे हैं मजदूरों से कि वापस आ जाओ, फ्लाइट का फेयर दे रहे हैं, टिकट करा दे रहे हैं, वापस आ जाओ। तो जब वो चलता रहता है तब तो हमें लगता है कि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है और ये आए हुए हैं, बट कोई भी इकॉनमी ऐसी ही चलती है और उसमें मजदूरों का भी इतना ही योगदान है जितना किसी और का योगदान है। और ये सबको समझने की ज़रूरत है, सदर्न स्टेट्स को, उनको, हर किसी को समझने की ज़रूरत है। दूसरा, आपके जो फैक्ट्रीज रन करते हैं वो हमारे यहाँ से जो मिनरल्स जाते हैं उस पर रन करते हैं। तो हमारे यहाँ के आप मिनरल्स लेंगे और कहेंगे लोग नहीं चाहिए, ऐसा सेलेक्टिव ये तो नहीं चलेगा। तो सबसे पहला वो है, लेकिन वो अपने पॉलिटिक्स के लिए करते रहते हैं। दूसरा, हमें इस कंडीशन को चेंज करना होगा। जब तक हम वहाँ पे बिन बुलाए इतनी भीड़ लेके और इतनी बेइज्जती सह के भी जाते रहेंगे, वो हमारे साथ ऐसा करते रहेंगे। जब तक हम अपना खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बढ़ाएंगे तब तक वो हमें रिस्पेक्ट नहीं देंगे। और उस सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ इतनी इनफ अपॉर्चुनिटीज़ हों कि कम से कम जो बेसिक अपॉर्चुनिटीज़ है 10, 12, 15 हज़ार की नौकरी के लिए किसी को माइग्रेट ना करना पड़े। माइग्रेट फिर भी लोग करेंगे लेकिन बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए करेंगे। सो फॉर एग्जांपल, मैं भी गया था बॉम्बे काम करने, लेकिन एक वैल्यू एडेड जॉब में गया, तो मुझे इस प्रकार के स्टेटमेंट सुनने को नहीं मिलेंगे। उस प्रकार के जॉब्स के लिए हर कोई हर दूसरे स्टेटमेंट करता है, वो बहुत म्यूचुअल है। लेकिन 10-15 हज़ार के जॉब्स के लिए जहाँ से आप माइग्रेट करना स्टार्ट करेंगे तो आपको फिर ऐसे ट्रीटमेंट्स हर जगह दिए जाएंगे। इसलिए बहुत एसेंशियल है कि अपने यहाँ राज्य में ही आप इंडस्ट्रीज़ के तौर पर, बेसिक सर्विस इंडस्ट्री के तौर पर इस प्रकार के जॉब्स क्रिएट करें कि लोगों को अपने आसपास में ही या कम से कम राज्य में ही 10, 12, 15 हज़ार की नौकरी मिल जाए। इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। इससे फ़ायदा होगा, एक तो उसको माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा, दूसरा आपकी वो जो जनरेट करेगा पैसा वो यहीं पे खर्च करेगा, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, उससे आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। जब वो इस प्रकार के फॉर्मल जॉब्स में रहेगा आपको टैक्सेस ज़्यादा मिलेंगे। जब वो इस प्रकार के फॉर्मल जॉब्स में रहेगा तो दूसरी प्रकार के असामाजिक गतिविधियों में, क्राइम में, कोयले में, ज़मीन के कारोबार में, इस प्रकार की चीज़ों में वो नहीं जाएगा। तो बहुत एवर लास्टिंग इम्पैक्ट होगा आपकी इकॉनमी के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए, अगर आप वो बेसिक जॉब्स यहाँ पे क्रिएट कर पाते हैं। और फिर ये लोग जो भी फिर इस प्रकार के भाषणबाजी और बयान देते हैं वो नहीं दे पाएंगे, वो दूसरे स्टेट्स के लिए नहीं दे पाते, हमें ही सुनना पड़ता है वो बार बार। तो वो जिम्मेदार तो हैं लेकिन हम भी उसके लिए उतना ही जिम्मेदार हैं। और जब तक, और दूसरा, सरकारी नौकरियां सोल्यूशन नहीं है उसका, सैडली। भले ही पॉलिटिकली सब बोल दे कि सरकारी नौकरी सबको हो जाएगी, सबको नहीं हो सकती। सरकारी नौकरी 2% लोगों को ही हो सकती है। तो बाकियों के लिए आपको प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने पड़ेंगे। एक तो सबसे पहले, हाँ, सरकार इसके लिए गलत है कि वो बेसिक एग्जाम्स नहीं कंडक्ट करवा पा रही है इंटेग्रिटी के साथ, उसका पेपर लीक नहीं रोक पा रही है, रिजल्ट्स में गड़बड़ी नहीं रोक पा रही है, वो तो है ही उसके लिए जिम्मेदार। लेकिन अगर वो करवा भी पाएगी फिर भी 98% उम्मीदवार नौकरी के बिना ही रहेंगे। तो ये समझना ज़रूरी है। और दूसरा, सरकारी नौकरी को और एक ट्रैप में ऐसे मानता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते अक्सर जो पूरे यूथ के ईयर्स हैं हमारे, वो बर्बाद हो जाते हैं। और उन यूथ के ईयर्स में हम इतना डिपेंडेंट होते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी पे कि कोई स्किल भी एक्वायर नहीं करते। तो जब तक हमारी उम्र पार होती है, हम 30-35 साल के होते हैं और नौकरी अगर नहीं लगती है तो पता चलता है हमारे पास कोई स्किल भी नहीं है कि हम प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर पाए, तो हम कहीं के नहीं रहते। तो बहुत एसेंशियल इसीलिए। और देखेंगे आप दूसरे राज्यों में जो डेवलप्ड है वहाँ पे आप सरकारी नौकरियों पे डिपेंडेंस बहुत लो देखेंगे। आप तमिलनाडु में या महाराष्ट्र या गुजरात में कभी आप ये सरकारी नौकरी वाला फैशन नहीं देखेंगे। वहाँ कोई आपको बोलता हुआ नहीं सुनेगा कि यहाँ से IAS IPS निकलते हैं, ये निकलते हैं, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर में उससे ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर एक्चुअली में आप देखेंगे पे वाइज भी और वाइट पे वाइज, मैं ब्लैक मनी और उस सब में नहीं जा रहा हूँ, तो सरकारी नौकरियाँ वो कभी नहीं पे कर सकती है जो प्राइवेट सेक्टर पे कर सकती है। अगर आप अच्छे स्किल्ड है तो प्राइवेट सेक्टर कैन पे यू इमेंसली, जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ अगर हम यहाँ क्रिएट करना स्टार्ट कर पाए तो ये डिपेंडेंस भी घटेगी थोड़ी सरकारी नौकरियों पे हमारी। वेरी वेल सेड एंड इट इज़ हाई टाइम कि झारखंड की गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। सर, जैसा कि आपने बोला अभी कि अभी सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं, एंड इट इज़ वेरी ट्रू कि इंडिया अभी सरपास कर चुकी है चाइना को पॉपुलेशन में, एंड इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल कि हम लोग सारे लोगों को उठा करके एक इंडस्ट्री में डाल दे या फिर जॉब दे दे। तो अभी कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स का भी एक चलन शुरू होना चाहिए। वैसे तो हो रहा है लेकिन थोड़ा लार्ज स्केल होना चाहिए। और अभी जो यूथफुल ईयर्स है वो वेस्ट हो रहे हैं। सर, यहाँ पे नीति आयोग के इंडेक्स की माने तो 23.34% जो लोग हैं झारखंड के, वो
बॉर्डर लाइन के नीचे पॉवर्टी मतलब मल्टी डायमेंशनली पुअर, वो एजुकेशन से भी हेल्थ से भी मल्टी डायमेंशनल वेज में है। तो सर कहीं ना कहीं एक क्या एक रूट लेवल पे क्या ऐसा कुछ होना चाहिए दैट दैट सिचुएशन शुड चेंज? मुझे लगता है गवर्नमेंट को कुछ नहीं करे तो कम से कम सपोर्टिव होना चाहिए। कोई अगर कुछ करना चाह रहा है तो उसको कम से कम साहस देना चाहिए, सबल देना चाहिए। आपने स्टार्टअप्स की बात करी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2015 में स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम आया था और 2016 में यहाँ पे उसी के लिए स्टार्टअप पॉलिसी बनाई गई, रघुवर जी की सरकार थी। 2016 में वो पॉलिसी बनी और फिर उसका एक पूरा इवैल्यूएशन मैकेनिज्म हुआ कि हम स्टार्टअप्स को सेलेक्ट करेंगे, उनको फंड्स देंगे, इंक्यूबेशन फंड्स, उनको जगह देंगे, मार्केटिंग का कुछ पैसा देंगे, उसके फाउंडर्स को थोड़ा स्टाइपेंड देंगे, ऐसी चीज़ें बनी। वो पूरा प्रोसेस चला, उसमें 107 स्टार्टअप सेलेक्ट हुई पूरे झारखंड से। कुछ स्टार्टअप्स को फंड मिले 2019 के आसपास और फिर उस ईयर के एंड तक सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद ये स्टार्टअप्स दौड़ते रह गए, भागते रह गए, चीफ सेक्रेटरी से मिलते रह गए। आई नो देम पर्सनली। मुझे बहुत लोगों ने रीच आउट किया। सरकार ने किसी को 1 रुपया नहीं दिया, कोई मतलब नहीं उसे स्टार्टअप से। वो लोग फिर कोर्ट मूव किए और फिर इन सब के बीच 2022 में उस स्टार्टअप पॉलिसी को सरकार ने स्क्रैप कर दिया कि अब वो स्टार्टअप पॉलिसी बंद। फिर 2023 में एक नई पॉलिसी लेके आए कि अब नई पॉलिसी, हम 2023 या 24 में एक नई पॉलिसी लेके आए कि अब हम नई पॉलिसी स्टार्टअप की लेके आ रहे हैं। फिर उस पॉलिसी हम नए से इवेल्युएट करेंगे और उस पॉलिसी में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। उसका इनफैक्ट साइट है ABVIL, जो अटल बिहारी वाजपेयी इंक्यूबेशन लैब बोलते हैं, उसका साइट पे जाएंगे तो उसमें देखेंगे सब में 0 अभी तक है। इंक्यूबेटेड 0 स्टार्टअप्स, फंडेड 0, सब 0। वो गवर्नमेंट की साइट है। तो जो एक स्टेट, इससे ज़्यादा दुखद नहीं हो सकता है कि उसके यहाँ अगर 107 स्टार्टअप्स कुछ करने का प्रयास कर रहे थे और उसमें से ज़्यादातर लोग यहीं के होंगे, तभी यहाँ स्टार्टअप कर रहा है। कोई भी रांची में आके स्टार्टअप क्यों करेगा? क्योंकि यहीं का होगा और यहीं के लिए कुछ करना चाहता होगा। नहीं तो बहुत आसान है बैंगलोर और गुड़गांव जाके स्टार्टअप करना। अब उन 107 स्टार्टअप्स को आप बेसिक सपोर्ट तक नहीं कर पाए कि वहाँ पे यहाँ पे वो ग्रो करते तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता, यहीं की इकॉनमी बढ़ती। उसको हमने दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। उसको कोर्ट जाना पड़ रहा है। बताइए, जो स्टार्टअप वाला बंदा है वो कोर्ट जाएगा और कोर्ट जाने के बाद फिर कोर्ट ने उसको आदेश दिया कि इनको फंड्स देना चाहिए क्योंकि इनको सेलेक्ट किया गया था ड्यू प्रोसेस से और इनको ड्यू है। उसके बाद भी जब वो जाके मिलते हैं सेक्रेटरी से, सेक्रेटरी बोलते हैं कि आपको महीने हम 25-25 हज़ार रुपया देंगे, 10 लाख नहीं दे सकते। तो अगर सरकार बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप इंडस्ट्रीज़ लगाइए या आप ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट को लेके आइए, कम से कम जो कर रहा है उसको तो करने दीजिए, कम से कम सुरक्षा दे दीजिए। कल को यहाँ पे कोई भी अगर ग्रो करने लगता है और उसको अगर फिरौती के लिए कॉल आता है तो कम से कम उसको सुरक्षा तो दीजिएगा आप। वेरी ट्रू। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं आप, तो फिर आप गार्जियन नहीं है यहाँ के स्टार्टअप्स के और इंडस्ट्रीज़ को। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा। फिर सिर्फ और सिर्फ एज अ सरकार आप रिस्पॉन्सिबल हैं इकोनॉमी ग्रो नहीं होने के लिए। सिर्फ कंप्लेंट्स होंगी, सोल्यूशन कुछ नहीं होगा। सर अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था सिमडेगा से। कुछ लोग एक लेबर पेन में जो एक महिला थी उसको चारपाई पे टांग करके 4 लोग हॉस्पिटल लेकर के जा रहे थे। तो सर ग्रामीण एरिया में हॉस्पिटल्स की कमी और वहाँ पे जो हेल्थ केयर ऑफिशियल्स हैं उनकी कमी की वजह से आज कहीं ना कहीं इतने डेवलप मतलब इतने सारी मतलब ईयर्स हो गए हमारे इंडिपेंडेंस को, बट स्टिल आज कहीं ना कहीं झारखंड जैसे स्टेट में ऐसा सुनने को मिलता है कि लोग लेबर पेन में एक महिला को चारपाई पर टांग कर लेकर के जा रहे हैं। एक तो इंटेंट की कमी है, पॉलिसी की बहुत ज़्यादा कमी है, मॉनिटरिंग की बहुत ज़्यादा कमी है। पता नहीं, एक तरह से वो लगता है करना ही नहीं चाहते हैं। हमारे ही आसपास में बहुत सारे स्टेट्स ने, आप एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए मैटरनिटी का, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का, बहुत सारे स्टेट्स ने इसको इतने अच्छे से क्रैक किया है कि हमें कुछ नया करने की भी ज़रूरत नहीं, बस उनके पॉलिसी को रेप्लिकेट कर देने की ज़रूरत है। बहुत सारे स्टेट्स ने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को इंसेंटिवाइज करना शुरू कर दिया कि अगर आपका जो प्रसव है वो एक हमारे इंस्टीट्यूशन में होगा तो आपको पैसे दिए जाएंगे, तो उसके कारण महिलाएं आने लगी। बहुत सारे स्टेट्स ने प्रेगनेंसी के शुरुआत से उसको ट्रैक करना स्टार्ट किया क्योंकि उसको पता है कि कब फिर महिला ड्यू है और उसके आसपास फॉलोअप्स कर सके वो, राइट। तो उसको पूरा साइकिल पता है। तो अगर आप बेसिक पॉलिसी भी सिर्फ करना चाहिए, अभी आप जैसे पैसे आपके पास लिमिटेड होते हैं लेकिन उसको आप खर्च कैसे करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको खर्च करने के आपके तरीके से इकोनॉमी में बहुत चेंजेस आ सकते हैं। आप महिलाओं को 2,500 रुपया दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसी को आपने अगर अलग टारगेटेड तरीकों से दिया होता
तो उसी की इफेक्टिवनेस और बढ़ जाती। शायद टारगेट वही होते लेकिन अलग तरीक़ों से दिया होता। सो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक जो नीतीश जी ने पॉलिसी लाई थी अपनी जब पहली सरकार थी, उन्होंने कहा जितनी भी स्कूल जाने वाली बच्चियां हैं शायद 8वीं से ऊपर, उनको हम साइकिल के लिए पैसा देंगे, राइट। उस पर सबने कहा कि आप साइकिल के लिए पैसा देंगे तो वो लोग साइकिल नहीं खरीदेंगे, वो सब रख लेंगे पैसा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनको ने एक सोशल स्टिग्मा लगेगा कि बेटी के साइकिल के लिए पैसा आया तो रख लिया उन्होंने, और अगर दूसरे बगल के घर में खरीद रहा है तो प्रेशर आएगा। और एक्चुअली ऐसा हुआ। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल पॉलिसी है। साइकिल खरीद के दिया जाता तो उसमें कितनी धांधली होती, सोचिए कितना प्रोसेस होता। कुछ नहीं किया, सबको 2,000 रुपये दे दिया साइकिल के लिए, ठीक। सिर्फ उस 2,000 रुपये से सोचिए कितना बड़ा बदलाव आया होगा। वो बच्चियां जो शायद स्कूल जाना बंद कर देती 8वीं 10वीं के बाद, स्कूल जाती रहीं, सब एक दूसरे को देख के और झुंड में जाती रहीं बच्चियां। वो बच्चियां जब स्कूल गई, पढ़ी, उसके बाद फिर कॉलेज गई, तो उनकी जो शादी की उम्र है उसमें डिले हुआ। जब शादी की उम्र में डिले हुआ तो उनकी हेल्थ पे उसका अच्छा असर आया। जब शादी की उम्र में डिले हुआ तो जो टोटल फर्टिलिटी रेशियो है पूरे स्टेट का वो कम हुआ, तो पॉपुलेशन ग्रोथ कम हुआ। यही महिलाएं जब शादी हुई भी तो उनके जो चॉइसेस हैं, एक्सपेंसेस हैं, खर्च करने के तरीके, वो बेहतर चीज़ों में हुए। तो परिवार का जो भरण पोषण है, बच्चे की शिक्षा, उस पर फिर ज़्यादा ध्यान गया। तो सोचिए कितना जनरेशनल फर्क पड़ेगा उस 2,000 रुपये, एक बार के 2,000 रुपये। तो आप एक बार के 2,000 रुपये से इतना फर्क ला सकते हैं, तो थोड़ा सोचिए ना उस पॉलिसी बनाने के पहले कि इस पैसे दीजिए, लेकिन उसको इस तरीके से दीजिए, इन लोगों को दीजिए और ऐसे समय पे दीजिए कि उसका फर्क पीढ़ियों तक हो जाए। इसी में वही मैं बोल रहा हूँ, 2,500 रुपये आपने अनलिंक्ड दे दिया है, उनको इंसेंटिवाइज करते किसी तरीके से देने के लिए, ताकि अब उसमें बोलते कि उस घर में अगर मैं 3 कंडीशन लगा दूंगा फॉर एग्जांपल, कि अगर बेटी है तो वो कॉलेज में इनरोल्ड होनी चाहिए, या बच्चे हैं तो उनको समय पे इम्यूनाइज्ड होने चाहिए, ऐसे आप कंडीशंस लगा दीजिए। तो सोचिए उसका कितना अच्छा असर आएगा। लेकिन आपने कुछ नहीं, बस पॉलिटिकली एक ब्राउनी पॉइंट स्कोर करना है, तो इतना दिमाग कौन लगाए, बस दे दो सबको पैसे। पॉलिसीज़ हैं, बेसिक पॉलिसीज़ भी है, लेकिन कहीं से जैसे आपने स्टार्टिंग में ही बोला कि जो क्वालिटेटिव अप्रोच होनी चाहिए उसकी कमी है यहाँ पे। और यहाँ पे सर बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जैसे जो अनाज मिलता है कोटा का, यहाँ पे लोगों को मिलता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन पे है, वो लोग क्या करते हैं कि वो खरीद करके उसको बेच देते हैं। तो ये एक फोरसाइटेडनेस की कमी है कि अगर हम लोग दे रहे हैं लेकिन लोग उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। वो एक और योजना चलती है, वो धोती साड़ी जिसमें देते हैं, हाँ, धोती साड़ी, सोना सुब्रन योजना, उसका भी रिपोर्ट आया था कि वो लोग 10 रुपये में मिलता है और वो ओपन मार्केट में 60-60 रुपये में बिक रहा है, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है लोगों को। उस धोती साड़ी की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है लोगों को, बिल्कुल। तो वो हम बस दे रहे हैं क्योंकि एक योजना चलानी है, देनी है तो दे रहे हैं। अब उसको कोई पहन नहीं रहा, उसको ओपन मार्केट में बेच दे रहे हैं लोग। वेरी ट्रू सर। जैसा कि अभी आपने बताया था कि अगर कहीं पे भी एजुकेशन नहीं होगा तो वहाँ पे क्रिमिनल्स मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो क्राइम बढ़ेगा। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नक्सलिज्म। जो नक्सल जो भी है, जो ग्रुप्स हैं, वो लोग ऐसे ऐसे युवाओं को टारगेट करती है जिनके पास रोजगार नहीं है, फिर जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, उनको मैनिपुलेट करके अपने साथ ले आते हैं क्योंकि वो इजी टू गो थिंग लगता है। तो सर 1960 के दशक से जो ये नक्सलिज्म की शुरुआत हुई है और जो 18 स्टेट जो रेड कॉरिडोर बताए गए थे, और अभी झारखंड तो एक बहुत बड़ा हब है नक्सलिज्म का, है ना। बट देखेंगे आप, पहले तो वो बोलते थे वो तिरुपति से पशुपति तक नक्सल का कॉरिडोर। अभी बहुत चेंज आया है, बिकॉज रिसेंटली जो होम मिनिस्ट्री है और जो हमारे होम मिनिस्टर है, उनका आपने स्टेटमेंट देखा होगा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलिज्म को किसी भी हाल में समाप्त कर देना है। और उसका असर दिख रहा है। इनफैक्ट जैसे अभी अगर आपने छत्तीसगढ़ को फॉलो किया होगा तो छत्तीसगढ़ ऑलमोस्ट जो उसके ऐसे रीजन्स जिसमें आज तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं गया था, पुलिस तो छोड़ ही दीजिए, उन सारे जगहों पे अब वहाँ पे एरियाज़ हैं। अबूझमाड़ एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है जिस पे कभी आज तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस का व्यक्ति घुसा तक नहीं होगा। उन एरियाज़ में चले गए हैं। अभी बहुत सारे नक्सली, सैकड़ों नक्सली मारे गए हैं, सैकड़ों ने सरेंडर किया है। एक जनरल सेक्रेटरी बसव राजू, फर्स्ट टाइम 3 डेकेड्स में ऐसा हुआ है कि कोई नक्सलाइट जनरल सेक्रेटरी मारा गया, वो मारा गया। तो उस एरिया का ऑलमोस्ट यू कैन से, एंड अब थोड़ा बहुत जो भी बच रहा है टुकड़ों में वो झारखंड में भी आपको देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है 2026 तक एनीवे नक्सलिज्म खत्म हो जाना है झारखंड में। एनीवे आप देखेंगे कि जो नक्सलाइट आइडियोलॉजी थी 1960 और 70 के दशक में, और फिर वो गरीबों के हक के लिए, दलितों के हक के लिए, और वेजेस के लिए, और महिलाओं की गरिमा के लिए,
वो एनीवे अब नहीं रहा है। अभी एनीवे जो खुद को नक्सलाइट्स बोलते हैं वो ज़्यादातर आप देखेंगे लेवी वसूलने वाले लोग मिलेंगे आपको, राइट, कि वहाँ पे कोई इंडस्ट्री है, वहाँ पे किसी प्रकार के लोग हैं तो उनसे फिरौती के पैसे मांग लिए। रेयरली कभी आपको दिखेगा कि किसी भी वो गरीब या किसी वंचित व्यक्ति के लिए हक के लिए खड़े हो गए। ऐसा न्यूज़ आपको अभी डिकेड में सुनने को नहीं मिलेगा। अब सिर्फ लेवी वसूल करने वाले या ट्रक को जलाने वाले आपको नक्सलाइट्स मिलेंगे। तो एनीवे आइडियोलॉजी तो ख़त्म है ही, और नक्सलिज्म भी मेरी समझ से एंड आई एम वेरी कन्विंस्ड अबाउट इट कि मैक्सिमम 1 साल का प्रॉब्लम है, उसके बाद ये प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी अ हिस्ट्री फॉर इंडिया। सर लेकिन कहीं ना कहीं व्हेन इट वाज एट इट्स पीक, नक्सलिज्म वाज इट्स पीक, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा एक सेटबैक बना है झारखंड के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये जो कैपिटलिस्ट को दे वर टारगेटिंग, इवन माय फैमिली हैज़ बीन अ विक्टिम टू नक्सलिज्म। माय ग्रैंडफादर वाज मर्डर्ड बाय नक्सलाइट्स। टीपीसी एंड एमसीसी, दे वर द मेजर 2 पार्टीज़, ये 2 पार्टीज़ रही हैं सबसे ज़्यादा नक्सलाइट्स की। और आई हैव सीन कि नक्सलिज्म ने क्या किया है, कितनी सारी फैमिलीज़ को उजाड़ा है, और जो भी लोग थे वो टाइटल नहीं लगा रहे थे, क्योंकि वो एक कास्ट, प्रॉपर एक कास्ट के लोगों को टारगेट कर रहे थे। कैपिटलिस्ट या फिर जो रिच पीपल थे उनको टारगेट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ से भी तो लोग पलायन करे कहीं ना कहीं नक्सलिज्म की वजह से, जो कर सकते थे कुछ यहाँ के लिए, स्टार्टअप कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। नहीं, नक्सलिज्म प्रॉब्लम रहा है, और आप देखिए कहीं भी इंडस्ट्रीज़ आना नहीं चाहते हैं अगर वहाँ पे नक्सलिज्म या लॉ एंड ऑर्डर इशू होगा। तो इसीलिए ये दिस वाज वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं आना चाहता था झारखंड में, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा। जब हम बिहार के साथ थे तब भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा, नक्सलिज्म बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा। जब यहाँ के लोग जो यहीं पे हैं, जो कोल माइंस में हैं या खुद भी सो कॉल्ड बाहुबली हैं, वो भी जब सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं नक्सलाइट्स को, जब उनको भी लेवी देना पड़ता है, जब उनको भी सब कुछ झेलना पड़ता है, तो बाहर से आके कोई भी कैसे करेगा। और बहुत बड़ा रीज़न रहा है, मैं मानता हूँ। और नक्सलिज्म ख़त्म होने से मुझे लगता है बहुत फ़र्क आएगा उन एरियाज़ में जहाँ अभी भी लोग, सो फॉर एग्जांपल अभी भी जो नक्सलाइट इन्फेस्टेड एरियाज़ हैं वहाँ कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी निकलते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ जाके काम नहीं करना चाहते हैं, वहाँ कोई जाके सड़क नहीं बनाना चाहता है, स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनाना चाहता है। वो कहता है मैं वहाँ बिल्डिंग बनाने जाऊँगा, मुझसे सब पैसे मांगेंगे, मेरा ट्रक जला देंगे, मेरा मशीनरी जला देंगे। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी ख़त्म होंगी, और उसके बाद जो डेवलपमेंट एक बार वहाँ पहुँचना चाहिए, बेसिक कम से कम सड़क पहुँच गई, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वो कम से कम पहुँचना शुरू हो जाएगा। तो वेरी ट्रू। और बीजेपी गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी माइलस्टोन रही है कि नेशनल लेवल पे, और जब झारखंड में जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी तो वहाँ पे भी उन्होंने नक्सल के अगेंस्ट बहुत कुछ किया, माननीय रघुवर दास जी ने, एंड वी आर सीइंग द चेंजेस। एंड अभी सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो सर जो रांची से व्हेन वी गो टू डाल्टनगंज देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड लातेहार, तो वहाँ का जो जंगल है, वहाँ पे जिस हिसाब से लूट और जो भी मर्डर्स होते थे वो अब नहीं होता है, क्योंकि वी आर सीइंग द चेंजेस एंड दीज चेंजेस आर फॉर गुड। सो इफ़ आई टॉक अबाउट बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन, वो झारखंड में बहुत मास लेवल पे हो रहा है, और कहीं ना कहीं बॉर्डर स्टेट होने की वजह से भी ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जो माननीय हेमंता बिश्वा शर्मा है, उन्होंने भी बोला कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन झारखंड के लिए बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल है, उसको हम लेकिन कई बार इग्नोर इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में उससे बहुत फ़र्क पड़ता नहीं दिखता है। हमें लगता है हमें क्या फ़र्क पड़ता है। कई बार हमारे आसपास जो कंस्ट्रक्शन भी होते रहते हैं उसमें आप देखेंगे तो मैक्सिमम आप देखेंगे जो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स होते हैं वही उसमें काम कर रहे होते हैं, राइट। लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो सस्ते में लेबर वो मिल जाता है, तो ठेकेदार को भी अच्छा लगता है, जो काम करा रहा है उसको भी अच्छा लगता है। तो सर सबको लगता है हमारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इन मुद्दों से हमारा क्या लेना देना। प्रॉब्लम आती है जब लॉन्ग टर्म तक आप इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। डेमोग्राफी चेंज एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना है। एग्जाम्पल्स देखिए अब वर्ल्ड वाइड, इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड भी। लेबनान एक कंट्री है इसराइल के जस्ट नॉर्थ में। लेबनान यूज्ड टू बी अ क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री, राइट। आज ऐसी स्थिति है लेबनान की कि वो ऑलमोस्ट 50-50 हो गया है, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस और थोड़े बहुत अलग रिलीजन्स हैं। ऐसी स्थिति हो गई है कि वहाँ पे जो पोस्ट हैं प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के लिए, वो रिजर्व्ड हैं इनके लिए, कि प्रेसिडेंट क्रिश्चियन होगा तो प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम होगा, दोज आर रिजर्व्ड। और वो स्टेट ऐसे ही आया क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लक्स होता गया, वो पूरा मिडल ईस्ट में था, तो एंड नोबडी केयर्ड अबाउट इट देन। बंगाल में जो आज हो रहा है वो आप देखिए, राइट। मुर्शिदाबाद में भी जो रिसेंटली हुआ वो देखिए, और ये बहुत लॉन्ग टर्म चेंज आया है। तो हम 2-4 दिन या पॉलिटिकल कंपल्शंस या रीजंस के कारण छोड़ देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, 100, 200, 400 आएंगे। बट हम ये नहीं समझते हैं कि 10 साल में वो प्रत्येक दिन का 100 कितना हो जा रहा है, और उसके बहुत डेडली रेपरकशंस आपको दिखेंगे।
बंगाल में आज दिख रहा है आपको, जो पूरा पट्टी है बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ साथ, उसमें आप देख लीजिए, अब मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो, और कोई इसको कंडेम करने को भी तैयार नहीं है। इतना ओपन वायलेंस हुआ वहाँ के हिंदूज़ के अगेंस्ट, कोई बोलने को तैयार नहीं है। हमें बोलने में भी शर्म आती है, राइट। वही चीज़ आपको पाकुड़ में, साहिबगंज में थोड़ा थोड़ा होता दिख रहा है, छोटे छोटे इश्यूज़ पे दिख रहा है, जो अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया में इग्नोर हो जाती है। क्लैशेस बीच बीच में हो रही हैं आदिवासी पॉपुलेशंस और वहाँ के जो इन्फिल्ट्रेटर पॉपुलेशन है उसके बीच, लेकिन वो इग्नोर हो जा रहा है। ये 10 साल बाद, 20 साल बाद अगर प्रॉब्लम नहीं रुकी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा। और कई बार मैं बहुत सारे टीवी डिबेट्स में जाता हूँ और ये सब में जाता हूँ, तो एक फिर उस पर होता है, तो क्यों आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही है, रोक दीजिए उनको बॉर्डर पे, और ये सारी चीज़ें। लेकिन कई बार हम टेक्निकलिटीज़ पे नहीं जाते हैं, और उसके ना क्या असली मैकेनिज्म है उस पर नहीं जाते हैं। बांग्लादेश के साथ हमारा करीब 2500 किलोमीटर का बॉर्डर है, राइट। वो आप त्रिपुरा से स्टार्ट करेंगे, पूरा घूम के असम, बंगाल, सब पूरा का पूरा बॉर्डर पे फेंस करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे ऐसे जोग्राफिकल फीचर्स होते हैं। अब नदी को आप कैसे फेंस करेंगे, नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद हमने करीब करीब 1600 किलोमीटर फेंस गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर लिया। कुछ 400 किलोमीटर कहा जा रहा है वो अनफेंसिबल है, वहाँ पे और दूसरे मैकेनिज्म लगाए गए हैं। लेकिन 500 किलोमीटर वेस्ट बंगाल का बॉर्डर अभी भी ऐसा है जो फेंस किया जा सकता है, और जो फेंस नहीं हो रहा है सिर्फ इस रीज़न से क्योंकि बंगाल की जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पे फेंसिंग के लिए ज़मीन देने को तैयार नहीं। और इनफैक्ट अभी जस्ट 2-3 महीने पहले एक बिल आया था सिटीजनशिप का, अमित शाह जी ने इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा में। उसमें उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे आंसर किया कि इस 500 किलोमीटर लैंड पे फेंसिंग करने के लिए हम बंगाल गवर्नमेंट को 10 बार लेटर भेज चुके हैं, हमारे सेक्रेटरी, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी से 7 बार मिल चुके हैं, और उसके बाद भी वो नहीं करने दे रहे हैं। और जब भी वहाँ इस प्रकार की कोई कोशिश की जाती है तो वहाँ के लोकल लोग आ जाते हैं और उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इमीडिएट पॉलिटिकल फ़ायदा दिख रहा है तो आज ये कर रहे हैं, लेकिन अगेन 10 साल में आई सी दैट कंडीशन टू बी वेरी वर्स। So isn't it the high time to execute CA and RC? It is. And see, the problem is, CA क्या है या NRC क्या है? NRC क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, पूरी दुनिया में चलता है। क्या सिंपली है कि यार हमारे यहाँ सिटीजनशिप का कोई एक ना आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, राइट। जैसे पासपोर्ट है मान लीजिए, लेकिन पासपोर्ट कितने लोगों के पास होता है? 1-2% लोगों के पास होता है। कोई भी और एक ऐसा आइडेंटिटी कार्ड नहीं है जो सबके पास है। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे सिटीजन कौन है कौन नहीं? तो नेशनल रजिस्टर एक होना चाहिए कि कौन सिटीजन है भाई यहाँ का। इसमें क्या गलत है? तो ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप जब लाया गया इस देश में, और पूरी दुनिया में है ये, और इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब भी सिटीजनशिप की बात है, द ओनस फॉल्स ऑन द सिटीजन टू प्रूव दैट दे आर अ सिटीजन ऑफ द कंट्री। वो सिटीजन पे ओनस है, तो उसको किसी न किसी प्रकार से बताना पड़ेगा। हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट हो उसके पास, कुछ नहीं तो लीनिएज तो कम से कम होगा ना। जिस गांव में रह रहा है उस गांव के 10 लोग तो बोलेंगे ना, अच्छा यहीं रहता है, इसके दादा ये थे, परदादा ये थे, मुखिया बोल दे रहा है। हज़ारों तरीके हैं इसको वैलिडेट करने के। तो इसमें गलत क्या है? लेकिन सोचिए इसको किस प्रकार से प्रेजेंट किया गया, कि एक रिलीजन के अगेंस्ट है, बहुत। सो एट द ऑपोजिशन इज उसके लिए जिम्मेदार है। यस, उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि पॉलिटिक्स के लिए आप एक सेक्शन को अपीज करने के लिए कि हम आपके साथ हैं, आप नेशनल रजिस्टर बनाने से मना करें। देखिए अब इसका नुकसान किसको है? हो सकता है आज के आज आपको लगे कि इससे जो मुस्लिम्स उनको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन यहाँ के जो ओरिजिनल रेसिडेंट मुस्लिम्स हैं, कल को उससे इसका नुकसान है। जो इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं किस एरियाज़ में बसते हैं, उन्हीं एरियाज़ में बसते हैं जहाँ पे ऑलरेडी मुस्लिम पॉपुलेशन है। आज तो बहुत दिक्कत नहीं होती क्योंकि डेंसिटी उतनी हाई नहीं है, प्रेशर नहीं जा रहा। कल को उसी एरियाज़ में पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ेगा, सेम रिसोर्सेज के लिए कॉन्फ्लिक्ट होगा। जब उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो आप पे वो असर्ट करना शुरू करेंगे। तो देश के किसी भी व्यक्ति को इन्फिल्ट्रेशन से फ़ायदा नहीं होने वाला है, किसी भी वर्ग को नहीं। और जब एक ऐसी इतनी नॉन पॉलिटिकल एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर आता है, सबको सपोर्ट करना चाहिए। सर अभी ही तो जो विपक्ष के नेता हैं माननीय राहुल गांधी जी, उन्होंने बोला कि नरेंद्र सरेंडर, जो पाकिस्तान के जनरल हैं, उन्होंने भी बोला कि ये एक हाईली मतलब कंडेम करने वाला एक स्टेटमेंट है, जो कि वो पाकिस्तान के लोग भी ये नहीं कह रहे हैं कि दैट आर गवर्नमेंट सरेंडर टू देम, बट स्टिल द अपोजिशन जिनको सपोर्ट करना चाहिए ऐसे एक टाइम पे जहाँ पे एक पूरे देश पे एक खतरा है। सैड और कुछ नहीं बोल सकते इसको। और दूसरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सरेंडर, सीज फायर क्या होता है। और अब आप सरेंडर जब बोल रहे हैं तो आप प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं बोल रहे हैं। किसी देश का प्राइम मिनिस्टर सरेंडर नहीं करता, कंट्री सरेंडर करती है। तो बेसिकली बोल रहे हैं कि इंडिया सरेंडर। इंडिया सरेंडर। तो
आपको अगर ये बोल के खुशी मिल रही है कि इंडिया सरेंडर, तो सोचिए आप कैसे व्यक्ति होंगे जिसको ये बोल के खुशी मिल रही है कि मेरे देश ने सरेंडर कर दिया। दिस इज़ वेरी सैड। उन्हीं की पार्टी के लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, शशि थरूर देखिए, सलमान खुर्शीद देखिए, जिन्होंने इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके इतने अच्छे से प्रेजेंट किया हमारी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अब वो विलन हो गए कि उन्होंने देश की बात कर दी। मतलब हास्यास्पद क्या है, बहुत सैड है कि इस प्रकार के इश्यूज़ पे आप पॉलिटिक्स करते हैं और इस प्रकार की चीज़ें करते हैं। वेरी सैड। सर कहीं ना कहीं जब CAA एंड NRC वॉज इंट्रोड्यूस, जो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ थे वो कहते थे कि मेरे पास नहीं है, मैं क्या दिखाऊं। सर आपको नहीं लगता है कि जब वो लोग बॉम्बे में एक अपना फ्लैट भी लेने गए होंगे तो उनको रेंट एग्रीमेंट कराना पड़ा होगा, आधार कार्ड देना पड़ा होगा। सरकार ने तो सिर्फ आधार कार्ड ही मांगा कि आप एक बेसिक कोई प्रूफ तो दो कि आप सिटीजन हो। आज इतने सारे इंडिया में एरियाज़ है जहाँ पे जो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेट्स हैं वो रह रहे हैं, और इन सबको यूज़ करके जो दंगे फसाद होते हैं दे आर इजी टारगेट, कि इनको 100-200 दे करके, क्योंकि वो तो अभी हाईली आइडेंटिटी क्राइसिस में रह रहे हैं, तो उनको एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए भी बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेट्स को यूज़ किया जा रहा है। डोंट यू फील दैट? यस डेफिनेटली, मैं वही बोल रहा हूँ कि वो नैरेटिव ऐसा बनाया गया कि जैसे एक धर्म विशेष के लिए कागज़ दिखाने को बोला जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं था। और सरकार भी इतनी क्लियर थी कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपके पास आई कार्ड नहीं है तो हम आपको सिटीजन नहीं मानेंगे। इतने सारे तरीके हैं प्रूव करने के लिए आपके पास, राइट? ऐसे थोड़ी होता है कि ज़बरदस्त। और उसमें भी देयर आर जुडिशियल मैकेनिज्म्स। सिर्फ सरकार कह देती तो ऐसा नहीं था, कोई कोर्ट्स अप्रोच कर सकता था कि मेरे पास ये प्रूफ है, या मेरे पास मेरे आसपास के 10 लोग बोल रहे हैं, मेरा मुखिया बोल रहा है, मेरी ये लीनिएज है, मेरा ये ज़मीन है, कुछ भी हो सकता है, राइट? लेकिन जब वो लॉजिक से बात नहीं कर रहे थे, तो आप लॉजिकल जब हो तो आप उसको समझा सकते हैं, उस पर आप डिबेट कर सकते हैं। जब इस प्रकार के वो जानबूझकर किसी चीज़ को डिरेल करने के लिए कर रहे हो तो आप नहीं कर पाएंगे फिर कुछ। इसके रिपरकशंस भी आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि सर अभी फ्रांस इज बर्निंग, और भी जितने सारे कंट्रीज है जिन्होंने माइग्रेशन या फिर इन्फिल्ट्रेशन को सपोर्ट किया है, आज वो सारे कंट्री, न्यूयॉर्क और लंदन की ऐसी वीडियोस आती हैं कि पहले बिफोर infiltration and after infiltration. तो कहीं ना कहीं India should also learn from them. Yes. Definitely they should learn. So but what center can do about it? मुझे तो ये लगता है कि CAA NRC लागू होनी चाहिए जितनी जल्दी से जल्दी हो। CAA is implemented actually, so NRC लागू होनी चाहिए। People should be identified. In fact अभी जब वॉर चल रहा था तो कम से कम कुछ जगहों पे, पॉकेट्स पे हमने वैसे लोगों को तो आइडेंटिफाई किया था जो यहाँ पे इनवैलिड वीज़ा पे, एक्सटेंडेड वीज़ा पे जो लोग रह रहे थे, स्पेशली पाकिस्तानीज़। आपको याद होगा बीच बीच में हर जगह से 50-100 लोग निकल कर आए थे, और उसमें ऐसे ऐसे लोग निकल के आए थे जो टूरिस्ट वीज़ा पे आए थे और 20 साल से ही रह रहे हैं, राइट? या उन्होंने यहाँ शादी कर ली और यहाँ उनके बच्चे हो गए, राइट? और टूरिस्ट वीज़ा पे। तो अगर उस प्रकार के लोग हमारे बीच में रह रहे हैं, इट इज़ अ सिक्योरिटी थ्रेट। वन, जब ये संख्या बढ़ती है तो नेशनल रिसोर्सेज पे हमारा, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा जजमेंट में, जब रोहिंग्या मुस्लिम्स कुछ आइडेंटिफाई हुए थे और उनको डिपोर्ट करने की बात हुई, तो इनफैक्ट हमारे ही देश के कुछ जो इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट वो मूव किया और उन्होंने कहा कि ऐसे डिपोर्ट नहीं करना चाहिए, एंड ऑल ऑफ दैट। एंड सुप्रीम कोर्ट मेड दिस स्टेटमेंट कि हम लोग एक धर्मशाला नहीं है, राइट? वेरी ट्रू। ह्यूमैनिटी है, बिल्कुल है, लेकिन अगर आप अपने देश के लोगों का ही ख्याल नहीं रख पा रहे हैं बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ, पूरे विश्व का वी कैन नॉट टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? तो वी आर डिपोर्टिंग देम टू वेयर द बिलोंग टू, राइट? एंड विच इज़ जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस के हिसाब से यूएस ने डिपोर्ट नहीं किया ना सबको डिपोर्ट, तो हमें भी डिपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हमारे बीच के फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो निकल आएंगे, नहीं ऐसा गलत हो रहा है, बिकॉज ऑफ दोज पॉलिटिकल कंपल्शंस। सो बट आई मस्ट से दोज इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो, उनके बच्चे आज फॉरेन में पढ़ रहे होंगे, इसलिए उनको वो थ्रेट नहीं दिख रहा है। बट व्हाट अबाउट द किड्स ऑफ इंडिया? उनको तो एजुकेशन चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, जॉब्स चाहिए। तो अगर हम लोग धर्मशाला के जैसे अगर सबको बुला करके रख लेंगे, व्हाट अबाउट अस? दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। मैं वही बोल रहा हूँ, आज पता नहीं चलता है, या आज हम लोग जब जो आम लोग हैं उनको लगता है कि इन मुद्दों से हमारा क्या लेना देना है, लेकिन लेना देना होगा। 10 साल में, 20 साल में बहुत ज़्यादा लेना देना होगा, और आपको फ़र्क दिखेगा, वो पॉकेट्स में आपको दिख रहा है। जैसे मैंने कहा ना, मुर्शिदाबाद में आपको दिख गया वो फ़र्क, आपको मुजफ्फराबाद में जब दंगे हुए तो दिख गया फ़र्क, आपको नूह में जब दंगे हुए तो दिख गया फ़र्क। तो वो आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा, 10 साल में हर जगह शुरू होगा। सर इन्फिल्ट्रेशन के साथ साथ झारखंड में
कन्वर्जन भी बहुत धड़ल्ले से हो रहा है। कन्वर्जन इस पीक पे हो रहा है कि आज अगर आप देखोगे तो ट्राइबल कम्युनिटी में आई डोंट नो कि मैं ये कहना सही होगा कि नहीं, बट लाइक 50% ऑफ द ट्राइबल्स आर गेटिंग कन्वर्टेड। प्रॉब्लम ये है कि इनफैक्ट अभी डेटा भी नहीं हमारे पास कि कितना कन्वर्जन हो गया, बिकॉज वो एक कोई सिंगल इवेंट नहीं है, वो बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। तो कोई एक कोई भी एक आदिवासी है, वो धीरे धीरे वो किसी दिन बैठने लगा वैसे लोगों के साथ जो कन्वर्टेड हैं, किसी एक दिन चर्च चला गया, किसी दिन एक प्रैक्टिस उनकी फॉलो कर ली, तो वो पता भी नहीं चला कि वो कन्वर्ट कब हो गया और धीरे धीरे वो कन्वर्ट भी हो गया, राइट। सो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पता करना कि कन्वर्जन कितना हुआ है, राइट। कहीं भी अगर इस प्रकार के कन्वर्जन हो रहे हैं, बिकॉज बाई लॉ, इनफैक्ट जब रघुवर जी की सरकार थी तो एक लॉ आया था कि किसी को भी अगर आपको कन्वर्ट करना है फॉर्मली तो वहाँ की डीसी से आपको परमिशन लेना पड़ेगा और इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ये कन्वर्जन या आई एम कन्वर्टिंग बाई माई ओन वॉल्यूशन, मैं कन्वर्ट हो रहा हूँ, खुशी की बात है, अपनी मर्जी से आप हो रहे तो होइए, जो नहीं होता है, राइट। तो ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में एक गांव कब कन्वर्ट हो गया वो सरकार को 5 साल बाद पता चलेगा, अच्छा वहाँ के सारे लोग कन्वर्टेड हैं। सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि सोचिए जो हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा ने जिस चीज़ के खिलाफ पूरी लड़ाई की, अंग्रेज़ों के खिलाफ और कन्वर्जन के खिलाफ, उनकी ऑफस्प्रिंग्स में आज बस 1-2 को छोड़ दीजिए तो सारे कन्वर्टेड हैं। उस गांव में आप उलिहातों में जाएंगे तो सारे लोग कन्वर्टेड हैं, तो सबसे बड़ी विडंबना ही है। और इनफैक्ट इसे भी बहुत रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि आज आप देखिएगा तो एक्चुअली जो नैरेटिव होता है, और जितने भी यहाँ पे आदिवासी हैं उनके जो मेजर इश्यूज़ हैं उसका नैरेटिव आज सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियंस बना रहे हैं। जो सरना आदिवासी वो नहीं बना रहे हैं, वो लेड हो रहे हैं। जो क्रिश्चियंस होते हैं वो ओवर पार कर जाते हैं नैरेटिव में, उनकी संख्या कम होती है लेकिन नैरेटिव वो लीड करते हैं। तो आज आप जितने भी इश्यूज़ देखिएगा, इनफैक्ट अभी सीरम टोली वाला जो पूरा इशू हो रहा था उसमें आप देख लीजिए, जितने भी इश्यूज़ आप बीच बीच में देखिएगा, पेशा वाले इश्यूज़ पे देख लीजिए, तो एक्चुअली वो क्रिश्चियंस लीड कर रहे हैं आदिवासी नैरेटिव को, और जो खुद आदिवासी सरना आदिवासी वो पीछे हैं। तो फिर तो वो कभी एक्चुअली जो उनकी मांग होगी और एक्चुअली जो उनके अधिकार होंगे उनको कभी मिलेंगे ही। और फिर धीरे धीरे वो कन्वर्जन और बढ़ता है, क्योंकि वो देखते हैं कि ये ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, इनके साथ रहने से ज़्यादा चीज़ों में फ़ायदा हो सकता है, ये मेरी चीज़ें करवा सकते हैं, तो कन्वर्जन और बढ़ने लगता है। सो दैट इज़ वाई सेड कि जो ट्राइबल्स हैं वो सबसे ज़्यादा मिसलीड पॉपुलेशन है यहाँ पे। सो कहीं ना कहीं कन्वर्जन, जैसे क्रिश्चियन कन्वर्जन तो हो ही रहा है, साथ साथ झारखंड इज़ ऑल्सो बिकमिंग अ टेरर हब ऑफ इंडिया। धनबाद, बोकारो, हर जगह पाए जा रहे जो पहलगाम टेरर अटैक पे जो लोगों ने पोस्ट किया है, तो वो लोग तो पकड़े जा रहे हैं। लेकिन जब कोई एक व्यक्ति उठता है जो अपने देश के बारे में बोलता है, तो उसे जो है वो they are getting arrested. I'm talking about Sharmishta Parnoli. She's a influencer and a law student, जिनको भी अरेस्ट कर लिया गया बिकॉज आई नो उनके जो कमेंट्स वो थोड़े बहुत डेरोगेटरी थे एंड द वर्ड्स यूज वर नॉट अप्रोप्रिएट, बट स्टिल मतलब जो पर्सन जो खड़ा हो रहा है देश के लिए, लोग आज खुद के ही देश के लोग उसको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन जो बॉम्बे हाई कोर्ट में अभी जो एक जिन्होंने पहलगाम टेरर अटैक पे पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट किया था, उनको बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिलीज कर दिया कि चलो गलती हुई, माफ़ किया। बट व्हाट अबाउट शर्मिष्ठा पनोली? ये सर, ये दोहरा ये जो है ये क्यों देखने को मिलता है? Yes, and in spite of the fact that she deleted her comment, she apologized for it, और वो गुड़गांव में रह रही है, और मतलब ऑफेंड सिर्फ और सिर्फ बंगाल के लोग हो रहे हैं, 1500 किलोमीटर दूर वाले, उसके आसपास का कोई नहीं हो रहा है, राइट। वहाँ से वो लोग दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली से अरेस्ट करके लाते हैं। किसी और स्टेट को इसकी नहीं पड़ी है, सोच लीजिए आप, सबसे ज़्यादा पड़ी है तो बंगाल को पड़ी है इस चीज़ को, राइट। और एक ऐसे स्टेट को जिसने अपने यहाँ जब मुर्शिदाबाद में दंगे हुए तो वहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट तक नहीं कर पाई। और जो ऑफिशियल रिपोर्ट है उसमें ये रिपोर्टेड है कि लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस ने रिस्पॉन्ड नहीं किया वहाँ पे, और वो 1500 किलोमीटर जाके एक व्यक्ति को अरेस्ट करके आ रही है कि हमारे यहाँ के लोग ऑफेंड हो रहे हैं। और दूसरा, जिस व्यक्ति ने FIR किया उस लड़की पे, शर्मिष्ठा पे, वो व्यक्ति खुद उसने ऐसे ब्लास्फेमस स्टेटमेंट डाल रखे हैं फेसबुक और ट्विटर पे रिगार्डिंग हिंदू गॉड्स, हिंदू देवी देवताओं पर, राइट। उस पर जब FIR हुआ तो उस पर आज तक एक्शन ही नहीं लिया बंगाल गवर्नमेंट। एक्सेप्ट ही नहीं हो रही है वो FIR ही एक्सेप्ट नहीं हो रही है, एक्शन कुछ नहीं हो रहा है, और 1500 किलोमीटर दूर उसी व्यक्ति के FIR पर एक्शन हो जा रहा है। मैं फिर से वही कह रहा हूँ, पॉलिटिकल राजनीति जो ना करवाएं इन लोगों से, और ऐसे स्तर पे करवा रही है, आगे आने वाले इनको आंसर करना पड़ेगा, अपनी पीढ़ियों को आंसर करना पड़ेगा कि यार क्या किया है आप लोगों ने और कैसी हालत में आपने ला के छोड़ दिया है। उस दिन तो सत्ता में रहने के लिए आपने जो चीज़ करी,
आज उसका भुगतान हो रहे हैं हम लोग। और जो भी इस प्रकार की चीज़ें करेगा, भावी पीढ़ियों को उसको जवाब देना पड़ेगा। सर, डॉक्टर मौमिता जो थी, जिनका इतना ब्रूटल रेप और मर्डर हुआ, आज तक उनके केस में कुछ भी जस्टिस नहीं हुआ और जो क्रिमिनल्स हैं वो फ्रीली घूम रहे हैं। तो क्या मतलब एक जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के जो मैंने एक वीडियो देखा जिसमें जिस कोर्ट में उनका केस चल रहा था शर्मिष्ठा परनौली का, द जो वकील जो वो डिफेंड कर रहे थे और जो थे वहाँ पे जो वकील थे, तो ही वॉज लाइक वेरी एंग्री, हाउ डिड शी से एंड एवरीथिंग। सो वेयर वॉज दैट एंगर? जब एक डॉक्टर का ब्रूटल रेप और मर्डर हो जाता है तब आप कुछ नहीं बोलते हो, लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स को लेकर के आप ऑफेंड हो जा रहे हो। करेक्ट। सो दोनों तरफ से, एक तो पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ दे प्रेजेंट सम केसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऐसे केस को जो शायद ऐसी रब ऑफ कर देना चाहिए कि एक बच्ची है, उसने बोल दिया, माफ़ी मांग लिया, छोड़ो हटाओ जाने दो, उसको आप इतना सीरियसली ले लेते हैं। और जहाँ पे बहुत इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था, चार्जशीट तुरंत फाइल होनी चाहिए थी, उसके फाइंडिंग्स तुरंत फाइल होने चाहिए थे, वहाँ पे आपने महीनों लगा दिए, कितने सारे एक्सटेंशंस मांगते रह गए। तो सबसे पहले तो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन पे ही सवाल उठते हैं कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। और दूसरा जुडिशियरी पे भी फिर ये है कि हाउ आर यू ट्रीटिंग डिफरेंट केसेस, राइट? सबको आप एक समान स्तर पे कर रहे हैं या फिर आप किसी को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या फिर जहाँ की स्टेट है उसके हिसाब से आप जजमेंट्स दे रहे हैं। बंगाल में जो कोर्ट है वो बंगाल का कोर्ट नहीं है, वो देश का कोर्ट है, राइट? तो बंगाल गवर्नमेंट चाहे जो भी करे, उस कोर्ट को तो अपने अपने जो भी उसका नॉर्मल लाइन्स है, जो दूसरे जजमेंट्स, अगर एक बॉम्बे हाई कोर्ट ने जिस प्रकार का जजमेंट दिया, तो कलकत्ता हाई कोर्ट को उसको कम से कम रेफर करना चाहिए ना कि वहाँ पे हमने उसको छोड़ रहे हैं तो यहाँ पे क्यों इसको कुछ हम करेंगे। सो द लॉ शुड बी सेम फॉर एवरीवन एटलीस्ट। सर, इन सब के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? व्हाट वी एज अ सिविलियंस कैन डू टू दिस? इज देयर एनी सोल्यूशन फॉर दिस? So one, we have to be at least be aware, right? इग्नोरेंस को ब्लिस नहीं मानना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, आजकल मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस और रील्स देखता हूँ, स्पेशली बड़े शहरों के, जहाँ पे कोई किसी एक यूथ से पूछ रहा है कि इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है, तो वो ऐसे हंसते हुए कह देते हैं आई डोंट नो दीज थिंग्स, राइट? और उसको कूल मानते हैं कि मुझे इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं पता है, या बेसिक चीज़ें, इंडिया का स्टेट किसी के बारे में पूछ देंगे, कैपिटल पूछ देंगे, कुछ भी, एंड दिल बी वेरी कूल अबाउट दैट आई डोंट नो अबाउट इट। सो इग्नोरेंस को ब्लिस नहीं मानिए, अवेयर रहिए कम से कम। कोई एक्सपर्ट नहीं बनना, लेकिन पता होनी चाहिए आपके समाज में, देश में क्या चीज़ें हो रही है। एक इन्फॉर्म्ड व्यू होना चाहिए कम से कम चीज़ों पे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इस इन्फॉर्म्ड व्यू से आप जाइए सोशल मीडिया पे लड़ते रहिए, बिल्कुल नहीं करिए, लेकिन कम से कम समझिए चीज़ों को, दोनों तरफ की चीज़ें पढ़िए और एक अपना व्यू, ओपिनियन बनाइए। जब इस प्रकार के आप इन्फॉर्म्ड रहेंगे, ओपिनियन रहेगा, तब जब भी कुछ आएगा, कोई चीज़ खड़ी होगी, तो यू विल हैव अ स्टैंड फॉर इट, राइट? आप कुछ, एक स्टैंड रहेगा आपका, एक थॉट रहेगा आपका। जब आप वोट करने जाएंगे तो बहुत सारे उन ओपिनियन से आपने एक ब्रॉडर ओपिनियन बनाया होगा, और फिर आप जो सिलेक्शन करेंगे, जो जिसको आप वोट देंगे, वो ज़्यादा अच्छा वोट होगा जो आप देंगे, जिस किसी को भी देंगे। तो सबसे पहले अवेयरनेस, और एंड दैट इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट। अगर आपको और थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आता है तो फिर आप इन्वॉल्व होइए चीज़ों में, राइट? आप अपने लोकल स्तर पे इन्वॉल्व होइए, जहाँ पे आप रहते हैं। आपको कोई दुनिया बदलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम जहाँ रह रहे हैं उसके आसपास में अगर कुछ भी गलत हो रहा है, या कुछ बहुत ब्लेटेंटली दिख रहा है आपको, करप्शन हो रहा है, आपके बगल के स्कूल में पढ़ाई अगर ढंग से नहीं हो पा रही है, तो जाके एक बार वहाँ देख लीजिए। स्वास्थ्य केंद्र में अगर चिकित्सक नहीं आ रहा है तो जाके देख लीजिए, बात कर लीजिए। कम से कम जाके COBDO से बात करके रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं कि हमारे यहाँ ये करा दीजिए। जो भी छोटी प्रॉब्लम्स हो रही है आपके यहाँ, कम से कम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनिए, सवाल पूछिए, राइट? और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है तो ओपिनियन मेकर्स में आइए, कुछ ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए, कुछ फोरम्स ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे जाइए, अपनी बातें रखिए। किसी चीज़ में आपने अगर एक्सपर्टीज़ डेवलप करी है तो उस पर लिखिए, बात करिए, राइट? तो मेरे ख्याल से सबके अलग अलग लेवल्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट है। आप किसी भी लेवल पे हो सकते हैं, आपका समय जितना आपको परमिट करता है उसके हिसाब से आप इन्वॉल्व होइए। और ज़्यादा आपको है तो आप पब्लिक सर्विस में इन्वॉल्व होइए, राइट? गेट इनटू पॉलिटिक्स और सोशल सर्विस और एनीथिंग, और उसमें भी जो भी आपके पैशन का एरिया है उसमें आप इन्वॉल्व होइए। जिस प्रकार के लोगों के राइट्स के लिए, जिस प्रकार की चीज़ों का भी आपका पैशन है, तो इन्वॉल्व होइए। बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर हम उससे इतना डिस्पैशनेटली डिस्कनेक्टेड रहें, राइट, कि यार मेरे को क्या लेना देना, तो
तो कल को आप पे फिर अगर कुछ होता है या आपके आसपास कुछ होता है तो आप किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा पाएंगे। फिर आप नहीं कह पाएंगे अरे नहीं मतलब इसकी जिम्मेदारी है। मुझे जब पता ही नहीं कि देश का राष्ट्रपति कौन है तो फिर मैं उसकी जिम्मेदारी कैसे कह सकता हूँ, राइट? सो एंड हेंस और दूसरा कि जब दूसरों की तरफ पॉलिटिशियंस को ठीक है हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लीडर्स को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, बट फिर से उन लोगों को लीडर्स और पॉलिटिशियंस हमने बनाया है, हमारी भी उतनी ही से है। तो ये भी सोचिए कि आपने जो पिछली बार सिलेक्शन किया था वो सही था या गलत था, उसको अगली बार चेंज करने की कोशिश कीजिए अगर वो गलत था। तो आई एम सेइंग विदाउट योर ओन इन्वॉल्वमेंट, विदाउट आर ओन स्किन इन द गेम बोलते हैं, अगर हमारा स्किन उसमें नहीं है तो फिर हम दूसरों पे बस उंगलियां उठाते रह जाएंगे, उससे कोई बदलाव नहीं आएगा। बी अ विजिलेंट सिविलियन और अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पहचानिए। कल अभी जो हम लोग दूसरों के साथ होते हुए देख रहे हैं, क्या पता हमारे साथ भी वो सेम चीज़ हो जाए। सो वी हैड अ ब्लास्ट ऑफ कॉन्वर्जेशंस विद यू एंड ये बहुत ही कुछ सीखने को मिला और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत नॉलेज मिली होगी। सर व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स? आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर डूइंग दिस बेस्ड आउट ऑफ रांची इन झारखंड। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, रांची में ये दूसरा पॉडकास्ट है ऑनेस्टली। बाकी सारे पॉडकास्ट जो दिल्ली नोएडा के स्टूडियोज़ में या मुंबई में बैंगलोर में ही होते हैं और उन सब पे ज़्यादातर बात होती है फिर नेशनल इश्यूज़ की, ग्लोबल इश्यूज़ पे ज़्यादातर। जैसा आपने शुरू में कहा था वो झारखंड में बहुत बात ही नहीं होती है, राइट? तो झारखंड पे बात हो, इसको सेंटर में रख के इश्यूज़ पे बात हो, आप लोग ये प्रयास कर रहे हैं। रांची में बेस्ड है तो मुझे बहुत खुशी है कि देयर इज अ टीम विच इज़ वर्किंग आउट ऑफ रांची, टॉकिंग अबाउट द इश्यूज़ इन झारखंड, टॉकिंग अबाउट द पीपल फ्रॉम हियर एंड टॉकिंग टू पीपल हु आर बेस्ड आउट ऑफ रांची, जो शायद ऐसे छूट जाते होंगे, जो शायद अपने इश्यूज़ और बातों को नहीं रख पाते होंगे अदरवाइज। तो वेरी हैप्पी दैट यू गाइज आर डूइंग दिस वंडरफुल जॉब एंड ऑल द बेस्ट, कीप डूइंग वेल एंड वॉट एवर सपोर्ट I can provide or is needed from me, I'll always be there. Thank you so much, sir, for coming on our podcast, honoring our podcast. We had so much to learn and we got a lot of information from you. So दोस्तों ये थी हमारी आज की बेहद ही महत्वपूर्ण और सोचने पर मजबूर कर देने वाली गुफ्तगू मिस्टर मृत्युंजय शर्मा जी के साथ। तो अगर आपको भी हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जोहार डायरीज powered by Global Media Updates, sponsored by रामलखन डेवलपर्स एंड को स्पॉन्सर्ड बाय वन पिक्सल प्रोडक्शन। ये है जोहार डायरीज, जहां हर कहानी एक याद बन जाती है। तब तक के लिए मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त साक्षी, कहती हूं आपसे जोहार और अलविदा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में नए मेहमान के साथ।